जनता के मुद्दों पे ही आते हैं जो पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा आजकल चर्चाओं में है। एसआईआर का एसआईआर जो है पहली बार नहीं हो रहा। गलत मतदाता थे या मृत मतदाता थे, ये वही लोग हैं जिनका नाम कटा है। पूर्वज कभी कोई दिए हों वोट, वो वेरीफाई होना होता है, जिसका सिविल स्कोर जितना अच्छा, मतलब वो फाइनेंशियली वो उतना साउंड है। एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं लोग? तो यूपी में जो अखिलेश यादव हैं, जो कंसर्न उठा रहे हैं कि इनके वोटर, तो अखिलेश यादव को सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए और अब एक सॉलिड प्रूफ कर। एसआईआर इसलिए जरूरी है, कौन आदमी का ओरिजिन कहाँ का है, कहाँ वो वोटिंग कर रहे हैं। सबरीमाला का क्या पूरा मैटर है सर? इस बार सुप्रीम कोर्ट इस वाले पिटीशन में वो डिसाइड कर देगा कि डाटा प्रोटेक्शन लॉ एक जो है उसको लेके भी बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है। ये सारे इशू जो हुए, ये राइट टू प्राइवेसी से इन्वॉल्व है। राइट टू प्राइवेसी जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है ही नहीं। ये लव जिहाद है शब्द ही क्यों इस्तेमाल हो रहा है? लव जिहाद शब्द जो है, इस्लाम में लोग जो हैं किसी भी तरीके से अपने रिलीजन के लोगों को बढ़ाओ, जो उनका स्वेच्छा अपने से धर्मांतरण कर रहे हैं वो कर सकते हैं, उसके लॉ अलग हैं। अभी कई ऐसे केसेस आए, कई खबरें ऐसी आई कि मुस्लिम को जाने ही नहीं दिया जा रहा किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में। हर रिलीजन का अपना महत्व है, मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अब दूसरे रिलीजन जा करके अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो ये डोमिनेंस दिखाने वाली बात होगी, तो वहाँ रिलीजियस हार्मनी जो है बिगड़ सकती है और कई बार बिगड़ी भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं महिमा सिंह, आपकी दोस्त और आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपके बीच मौजूद हूँ। आपका पॉडकास्ट शो ये दिल का एनालिसिस लेके आज हमने इनवाइट किया है सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट सूरज कुमार झा को, और हमने उनसे बात की है आपके मुद्दों के बारे में। एसआईआर की प्रक्रिया अभी आजकल काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है, उस पर काफ़ी कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर चल रहा है। तो ये पूरा मामला क्या है, इसके बारे में हमने काफ़ी ब्रीफ से उनसे बात की है। इसके अलावा हमने बात किया है धर्मांतरण के बारे में। ये लव जिहाद शब्द जो आजकल बहुत ज़्यादा लोग उठाते, मीडिया में भी आपने सुना होगा, ये लव जिहाद शब्द एक्चुअली है क्या ये कुछ होता भी है या नहीं, और ये धर्मांतरण का जो मुद्दा है ये कितने लार्ज स्केल पर पूरे इंडिया में फैला हुआ है, हमने इस पे बात की है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट में जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तारीख पे तारीख का जो ये मुद्दा है उस पे बात की, और भी कई मुद्दों पर हमने खास डिस्कशन किया है इस पॉडकास्ट में। अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा, आपको मज़ा आएगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, कैसा लग रहा है? थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी जो है हम लोग कई मुद्दों पर बात करने वाले हैं जो जनता से भी रिलेटेड हैं, और कई कन्फ्यूजन्स भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉज को लेके, और काफ़ी कुछ चलता रहता है। तो हम सबसे पहले उस जनता के मुद्दों पे ही आते हैं जो पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा आजकल चर्चाओं में है, एसआईआर का। जी, एसआईआर को लेके कई नेता हैं जो विरोध कर रहे हैं, और इसका जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। तो नेताओं की बात अभी छोड़ देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो ये मैटर चल रहा है एग्जैक्टली है क्या वो? जी मैम, एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अभी 4 मामले चल रहे हैं। 3 मामले जो बंगाल, चूंकि अभी एसआईआर करेंटली जो है बंगाल में चल रहा है। हाँ। यूपी में भी जस्ट कंक्लूड हुआ है, बंगाल में इसलिए भी बंगाल में भी होना है, चल रहा है, और वहाँ इलेक्शंस होने हैं, तो वहाँ जो पॉलिटिकल ड्रामे बहुत हो रहे हैं। ममता बनर्जी आई, पॉलिटिकल स्टैंड था उनका आना, कोर्ट के अंदर बोलना और सारी चीज़ें। आप थे उस वक्त? जी, उस दिन मैं कोर्ट के अंदर था, और क्या क्या चीज़ें हुई भी मैं बारी बारी से बताऊंगा। और बंगाल एसआईआर को लेके, क्योंकि पूरे देश की अगर आप राजनीति देखें तो आप, और फिर अभी एक असम पे मुद्दे पे भी हम आएंगे, हेमंत बिश्व शर्मा वाले मुद्दे पे। सुप्रीम कोर्ट का कल बहुत तल्ख बयान आया है उस चीज़ पे, कि जब भी कुछ पॉलिटिकल, कहीं भी कुछ होना होता, चुनाव होना होता, तब सुप्रीम कोर्ट एक पॉलिटिकल अड्डा हो जाता है। तो ये अपने आप में एक चीज़ें जो हुई हैं वो थोड़ी दूसरे ढंग की हुई हैं। तो बंगाल एसआईआर को लेकर 4 पिटीशन पड़ी हुई हैं, 3 को प्रशांत भूषण लीड कर रहे हैं, 1 ममता बनर्जी ने अपने नाम से फाइल किया है, जिसको श्याम दीवान, मिस्टर श्याम दीवान, कपिल सिब्बल, डॉक्टर सिंह भी उसमें अपियर हो रहे हैं उस केस में। जो एसआईआर है, आप समझने वाली बात यह है कि आपके दर्शकों को समझना, एसआईआर जो है पहली बार नहीं हो रहा है। ये बड़ा मिसनोबर मीडिया में चल रहा है, बंगाल एसआईआर हो रहा है, बिहार हो रहा है, सारा चीज़, ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले हो चुका है। हाँ जी, 8 बार हो चुका है ये। और एसआईआर का जो काम है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन 324, आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन का काम ही है टाइम टू टाइम इलेक्शन रोल को ठीक करना। कई लोगों की शादी हो जाती है, वो कहीं और उनकी वोटिंग राइट हो जाती है, कई लोग मर जाते हैं, कई लोग मिसिंग हो जाते हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं। तो वो जो इलेक्शन रोल प्रिपेयर करना है, ये उनकी लीगल ड्यूटी बनती है इलेक्शन कमीशन। तो ये बहुत ही इंडिपेंडेंट काम है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इस्टेब्लिश भी किया है। अभी हाल ममता बनर्जी जिस दिन आई थी उस दिन, उसमें जो चीज़ें, उस दिन की घटना ये हुई कि ममता बनर्जी जो अब स्पेशल उन्होंने ये कहा था कि हम एसआईआर को चैलेंज इस सेंस में करते हैं कि हमारे 58 लाख वोटर्स जो हैं वो कट गए, और वहाँ पे हाँ, फॉर एग्जांपल कैसे हट रहे हैं, दत्ता वर्ड है टाइटल, उसमें 2 स्पेलिंग होते हैं, DATTA दत्ता भी होता है, DUTTA दत्ता भी होता है।
उनका ये कहना था कि डेलिबरेटली DU-TTA को कहीं जगह काटा जा रहा है BLO के द्वारा, कई जगह DA-TTA को हटाया जा रहा है। तो ये सिर्फ एलिगेशंस थे। उस दिन कोर्ट में जो ममता बनर्जी की तरफ से SIR पे हुई सुनवाई हुई, उसमें जो वो कोर्ट से उन्होंने टाइम मांगा था कि मुझे 5 मिनट बोलने का टाइम दिया जाए। उसमें वो आई और उनकी तरफ से जो मैं जैसा कि फिर पहले ही बताया कि श्याम दीवान अपियर हो रहे थे, तो कपिल सिब्बल और दिक सिंह भी थे साथ में अपियर होते। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से दमाशीष दरी नायडू जो पहले केरला हाईकोर्ट में जज थे, बॉम्बे और केरला हाईकोर्ट में, उन्होंने VRS लेकर के सीनियर एडवोकेट हैं, बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, DS नायडू। तो DS नायडू साहब अपियर हो करके उन्होंने उस दिन जो हुई कोर्ट के अंदर, उसमें जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, विपुल M पंचोली और जस्टिस जयमाला बागची थे, जो बंगाल कोलकाता हाईकोर्ट से ही आए, एलिवेट हुए। उनके यहाँ बेंच लगा था कि ये जो है बंगाल में ही इस टाइम क्यों हो रहा है, उतने लोग होने चाहिए। जो ERO हैं, इलेक्टोरल डिविजनल ऑफिसर, उनके रोल और माइक्रो ऑब्जर्वर रोल को लेकर के ममता बनर्जी का मेन कंसर्न था। उनका ये था कि जो है आप इनको जो माइक्रो ऑब्जर्वर को बनाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ 3-4 चीज़ें उस दिन इंटरिम डायरेक्शन पास की। उन्होंने ये कहा कि नहीं, SIR पहला उनका ये था कि पहले आप SIR रोकिए, क्योंकि इनसे बहुत सारे वोट हमारे वोटर को जानबूझ के हटाया जा रहा है, फ्री और इम्पार्शियल इलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि SIR कंटिन्यू रहेगा। और उस सेम डे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके जो 8,555 जो ग्रेड B के ऑफिसर हैं, अच्छा एक चीज़ और समझने वाली बात यहाँ पे कि SIR अकेले इलेक्शन कमीशन नहीं करवा सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक है, उसके रीजनल ऑफिस अलग अलग स्टेट में है, ठीक है। तो उसमें उनको जो कुछ भी काम करना होता तो वहाँ पे जो सरकारी राज्य सरकार है वहाँ से मदद लेनी पड़ती है, ठीक। तो 8,555 जो है उनको जो ग्रेड B ऑफिसर थे, तो सुप्रीम कोर्ट में वो सपोर्ट नहीं कर रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज शाम 5 बजे आप जाकर रिपोर्ट करेंगे DEO को, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर, जो जिला का प्रभारी होता है, अपने कंसर्न जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट, सेम डे में 5 बजे आपको जाना है। और दूसरी बात, ERO और इलेक्शन कमीशन को इसने कह दीजिए, जो करंट ERO है, इलेक्टोरल डिवीजन ऑफिसर, वो या तो आप वही रखें, उसी आदमी को रखें जो पर्टिकुलर, या फिर आप आदमी बढ़ा सकते हैं और AERO भी लगा सकते हैं। AERO मतलब असिस्टेंट इलेक्टोरल डिविजनल ऑफिसर। फाइनल लिस्ट यही बनाएंगे, ध्यान रहे। और माइक्रो ऑब्जर्वर की पोस्ट को लेकर जो श्याम दीवान का आर्गूमेंट था, श्याम दीवान ममता बनर्जी के वकील साहब, उनका था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि माइक्रो ऑब्जर्वर, उनका ये था कि इंडिपेंडेंट आप एक बॉडी इनको बना दीजिए, ठीक है, ये रिवीजन का। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो माइक्रो ऑब्जर्वर है वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट जो होगा ERO होगा। ERO फाइनल लिस्ट जो बनाएगा वो ERO बनाएगा। माइक्रो ऑब्जर्वर और AERO दोनों जो ERO है फाइनल, उसी को असिस्ट करेंगे। मीनिंग देयर बाय कि फाइनली जो काम है वो इलेक्शन कमीशन ERO के थ्रू वहाँ पे कराएगा, इलेक्शन रोल चलता रहेगा। तो देश के अलग अलग हिस्सों में है, और ये चूँकि भारत का जो भौगोलिक है बहुत बड़ा देश है, अलग अलग राज्य हैं। इससे पहले बिहार में हुआ था, उसके बाद यूपी में हुआ, अब बंगाल हो रहा, अभी असम में हो रहा। असम में भी चीज़ें चल रही है। असम में थोड़ा दूसरा एंगल है, वहाँ पे NRC और CAA का इशू है, वहाँ पे बहुत अवैध घुसपैठी है। तो ये जो बंगाल का जो भी चल रहा है उसको लेके थोड़ा काम लॉफुली हो रहा है। और हाँ, उस पूरे बहस में एक चीज़ समझ में आई कि ममता बनर्जी का 5 मिनट बोलने को उनको खा गया। तो वो चीज़ें कह रही थी कि असम में क्यों हो रहा है, हमारे साथ इम्पार्शियल हो रही है, देश सुरक्षित नहीं है, संविधान। तो चूँकि जजेज बहुत पढ़े लिखे होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और वो समझते हैं कि किसका कब आना और किस टाइमिंग भी देखी जाती है। तो वो समझ गए कि ये पॉलिटिकल एजेंडा जो है आप यहाँ मत चलाइए, मतलब SIR होगा और ERO को जो भी आपको कहना है। और एक चीज़ और जो मैं भी कहना जा रहा था कि दमाशीष दरी नायडू जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अपियर हुए, उन्होंने साफ साफ आश्वासन दिया ममता बनर्जी के वकील को और कोर्ट को भी कि आपको कोई भी रिकॉर्ड्स, अगर आपको छूट रही हैं चीज़ें, मतलब आपको लगता है कि कोई ग्रीवेंसेज हैं, तो रिड्रेसल के लिए हम प्रिपेयर हैं, आप मुझे रिप्रेजेंटेशन दीजिए। यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूं, जिस दिन वो सुप्रीम कोर्ट में आई थी, उस दिन ठीक एक दिन पहले वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में भी गई। तीनों इलेक्शन कमिश्नर के पास उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया, और उस पूरे वीडियो को देखे प्रतिवेदन के दौरान, तो सीधी सी बात, अगर आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो सामने वाला भी कुछ क्वेश्चन करो। अथॉरिटी ने जब तीनों इलेक्शन कमिश्नर ने कुछ सवाल पूछे, फिर भड़क गए। ममता बनर्जी से पूछे थे, तो कहने का मतलब उनका जो पूरा आने का था वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टैंड था। वो ये दिखाना था कि देखो जी, हम तुम्हारे मुख्यमंत्री हैं, तुम्हारे लिए हम दिल्ली गए, इलेक्शन कमीशन को दिया, और तुम्हारे राइट्स के लिए, वोटिंग के लिए, फ्री लोकतंत्र के लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए। नियम ये है मैम कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, चूँकि हाई कोर्ट है 25 पूरे देश में और सुप्रीम कोर्ट है 1, ठीक। तो यहाँ पे जो पिटीशन डलती है किसी भी आदमी के नाम से डलती है, 2 तरीके से हो सकते हैं। एक तो पार्टी इन पर्सन हो जाए कि ठीक है, आज आपके पास पैसे नहीं है, कोर्ट में आप पिटीशन फाइल करोगे, आप
अब खुद आर्ग्यू करें। जैसा कभी एमपी के एक लड़का किया है, कुछ चतुर्वेदी है, नीट एग्जाम में ईडब्ल्यूएस कोटे का था, वो पार्टी इन पर्सन अपियर होकर पहले एमपी जबलपुर हाईकोर्ट से रिलीफ लिया, वहाँ से जब कंटिन्यू उसकी बात को नहीं माना, वो ईडब्ल्यूएस कोटे से फाइल कर रहा था, लेकिन चूंकि प्राइवेट कॉलेजेस में ईडब्ल्यूएस नहीं लगता, राज्य सरकार ने नहीं दिया अभी तक, तो वो सुप्रीम कोर्ट आया और फिर पार्टी इन पर्सन से जीत भी हुआ। आर्टिकल 142 जो कंप्लीट जस्ट इनहेरेंट पावर सुप्रीम कोर्ट का है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सरसाइज करके जो है उसको रिलीफ दिया है। और एक होता है कि आप जब जैसे हम लोग जो रेगुलर करते हैं कि भाई AOR एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के थ्रू पिटीशन फाइल होती है और फिर आप केस को फाइल करके आपके वकील सिर्फ अपियर होते हैं, अनटिल अनलेस को सुप्रीम कोर्ट में आपको फिजिकल अपीयरेंस ना बुलाया हो। और फिजिकल अपीयरेंस बहुत ही रेयर होता है। जनरली कैसे होता है, सर्विस मैटर में होते हैं, जहाँ पे कोई कंप्लाइंस नहीं करता है, तो वहाँ कंटेम्प्ट जब प्रोसीडिंग चलती है तब मतलब कंसर्न डिपार्टमेंट के अधिकारी को बुलाते हैं पार्टी इन पर्सन में, फिजिकल अपीयरेंस मांगते हैं। अदरवाइज ऐसा इसलिए किया गया है कि वहाँ पे भीड़ हो जाएगी। वो इंग्लिश में बात हो, पहली बात तो सबके अपनी अपनी लैंग्वेज, इतने रीजनल लैंग्वेज है भारत में। सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश में ही बात होती है। आर्टिकल 348 में साफ साफ लिखा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश में होगी। अच्छा, चाहे, हाँ बिल्कुल, ये चाहे और चाहे तो हाई कोर्ट जैसे इलाहाबाद हो गए, पटना है। अच्छा, अगर कोई बाई चांस नहीं इंग्लिश में कर पा रहा है डिबेट, अगर कोई फाइल कर रहा है, वो चाहता है कि मैं अपनी लैंग्वेज में करूं या फिर हिंदी में करूं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में पॉसिबल है। तो फिर क्या करेगा अगर वो फाइलिंग प्रॉपर इंग्लिश में होगी, हाँ ठीक है। और बहस जो है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी एज ए लॉ रिसर्चर रहा हूँ। मैं जब कर रहा था, ऑनरेबल जस्टिस नाहिदा मुनीस मैम थी, वो अब रिटायर होंगी, 2021 में रिटायर की थी। तो वहाँ पे मैं देख रहा था, तो वहाँ एक प्रैक्टिस है कि आप फाइलिंग इंग्लिश में कर सकते हैं, बात आप चाहे कोर्ट को एड्रेस हिंदी में कर सकते हैं। अच्छा, ये महाराष्ट्र में मराठी में होता है, हर जगह ही होता है, दिल्ली में नहीं है। जब फाइल जो आप पेपर वर्क करेंगे वो इंग्लिश में होगा। पेपर वर्क हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश में है, ठीक। और अगर एक चीज़ और होती है, जो जैसे फॉर एग्जांपल कर्नाटका से कोई मैटर है, तो वहाँ पे लैंग्वेज कन्नड़ है, ठीक। तो वहाँ पे कई बार ना वहाँ के हाईकोर्ट के ऑर्डर में कुछ कुछ कन्नड़ आ जाते हैं, तो यहाँ पे उसकी ट्रांसलेट कॉपी जाती है, ट्रू टाइप का ट्रांसलेट कॉपी जाती है, वो भी जाएगा जो पेपर है ओरिजिनल पेपर, उसके साथ उसकी ट्रांसलेट कॉपी, ताकि ये वेरीफाई हो पाए कि यही डॉक्यूमेंट्स। तो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो है इंग्लिश में बहस होती है। और आपका जो था कि मतलब और लैंग्वेज में बहस, आप हाई कोर्ट में जज के परमिशन से आप हिंदी में कर सकते हैं, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट, पटना, जबलपुर, छत्तीसगढ़, या हिंदी में कर सकते हैं। मराठी कोर्ट मतलब महाराष्ट्र के जो बम्बई हाईकोर्ट है, वहाँ पे एज पर लॉ तो इंग्लिश ही है, लेकिन मराठी में चल जाती है, मतलब मराठी में लोग करते हैं। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पूरा मराठी में चलता है वहाँ पे। अभी मैं ये बात कर रही सर, जैसे ये वोटर्स कटने की बात हो रही थी बंगाल में, तो ये जो 58 लाख कटने की बात हो रही है, तो क्या ये वाकई कटे और ये लॉफुली कटे हैं? जो घुसपैठिए थे जो कहा जा रहा है, या फिर जो गलत मतदाता थे या मृत मतदाता थे, ये वही लोग हैं जिनका नाम कटा है? देखिए, हाँ, 1971 में जब बांग्लादेश के साथ आए, बांग्लादेश का अब अलग हुआ, उसके बाद बहुत सारे, चूँकि आपको पता है 3 करोड़ बांग्लादेशी आए, फिर टाइम टू टाइम वो चले भी गए। बहुत सारे रोहिंग्या जो म्यांमार के थे और सारा कुछ, और यहाँ बांग्लादेश के अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए आए बंगाल बॉर्डर चूँकि लगता है, वहाँ पे जो पहले ज्योति बसु सरकार थी, पूरी मतलब वो सम मार्क्सिस्ट कह लीजिए जो पार्टी, उसके बाद ममता बनर्जी है, इन्होंने क्रमबद्ध रूप से उनको घुसाया, हाँ, अपने देश में। और फिर वहाँ पे पहचान पत्र बनवाए, वोटर ID कार्ड बनवाए और सारा चीज़ करके इनको वोटर बनवाए, इनको फैसिलिटी दी, कोर वोटर बनवाए। तो ये जो 58 लाख अभी कटे हैं, सिर्फ SIR में ये है, BLO ये पूछता है, प्रावधान ये है कि पिछले किसी इलेक्शन में आपके पूर्वज कभी कोई दिए हों वोट, वो वेरीफाई होना होता है सारी चीज़ें, कि पहले भी किसी इलेक्शन में आप थे कि नहीं, कि अभी आप अचानक कैसे आ गए। तो ये चीज़ें वेरीफाई हो रही है, आपकी सिटीजनशिप वेरीफाई है, सारी चीज़ें। आपकी सिर्फ महज आधार कार्ड हो जाने से आप जो है आप देश की नागरिकता नहीं मानी जाएगी, यहाँ पे नागरिकता ही चैलेंज हो रही है। और बहुत बड़े स्तर पे बंगाल में और इवन कि असम में घुसपैठिए हैं, जिसको कि अलग करने की ज़रूरत है, वो देश की सिक्योरिटी के लिए भी खतरे हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप जलपाईगुड़ी से या कहीं से भी बैठ जाइए, देश के किसी भी कोने से बैठ जाइए ट्रेन के अंदर, आप दिल्ली उतर जाइए, कहीं भी आप स्प्रेड हो जाए। मतलब ये रोहिंग्या कर्नाटका से लेके तमिलनाडु, साउथ से लेके उधर कश्मीर तक हर जगह घुसे। कौन आपके बीच में रोहिंग्या है, कौन बांग्लादेशी है, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। कोई सिक्योरिटी हमारे पास नहीं, ना राज्य सरकार की तरफ से, न केंद्र सरकार की तरफ से। कोई मतलब एक डेटाबेस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना में हर आदमी का एक डेटाबेस है। जी, चाइना के अंदर हर आदमी का एक डेटाबेस है और हर आदमी का एक सोशल क्रेडिट स्कोर होता है। जैसे अपना फाइनेंशियल में अपने देश में सिविल स्कोर होता है, जिसका सिविल स्कोर जितना अच्छा, मतलब वो फाइनेंशियली वो उतना साउंड है। खराब मतलब वो कहीं ना कहीं दिक्कत किया है फाइनेंशियली में। तो ऐसे चाइना में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना के अंदर आप जाएंगे तो किसी से आप रोड पूछेंगे तो बाकायदा वो आपको छोड़ के आएगा उस रोड पे। वो इसलिए होता है कि उसका गुड कंडक्ट होगा तो उस पर सरकार कुछ रियायत देगी, उसको कुछ बोनस मिलेगा। हाँ, इंडिया में ऐसा नहीं, यहाँ हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है।
हम आज आपके साथ बैठे हैं, कल हम हो सकता है हम कर्नाटका चले जाएं, परसों हम हो सकता है हम असम चले जाएं, हमें कोई नहीं पूछने वाला। और कहीं कोई चेकिंग नहीं हो कि सूरज कुमार झा यहाँ थे, वो कहाँ त्रिपुरा क्यों गए, क्या, कुछ नहीं, कोई पूछताछ नहीं होती, बस ट्रेन का टिकट लीजिए आप चले जाए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक सिक्योरिटी थ्रेट है कि आपके जैसे फॉर एग्जांपल, चूँकि मैं लॉयर हूँ, दिल्ली के अंतर्गत बहुत सारे क्राइम ऐसे हो रहे हैं, वुमेन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग। अभी आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस का आया था कि 15 दिन में 807 लोग गायब हो गए। ये हो रहे, बहुत बहुत ईजी है, उसके पर्पज़ तो है। अगर महिला है तो चाइल्ड उसमें वुमेन प्रोस्टिट्यूशन भी भेजा जा रहा है, सारी चीज़, मतलब दूसरे खाड़ी देशों में या देश के अंदर किसी और हिस्से में। और एक एंगल ये हो सकता है कि ह्यूमन ऑर्गन हो, कि आदमी जिंदा ही आदमी को उसका ह्यूमन का ऑर्गन निकाल लिए, किडनी, लीवर, पेंक्रियास, और उसको मार दिया जाए। क्या हो रहा है इस पर दिल्ली पुलिस अभी तक ना समर्थ है। तो ये चीज़ें भी हो रही हैं। तो ये तो बंगाल का हुआ सर, कि वहाँ पे घुसपैठिए हैं, उन्हें निकाला जा रहा है। लेकिन यूपी के पर्सपेक्टिव में देखें तो वहाँ पे घुसपैठियों का उतना ज़्यादा वो नहीं है जो बंगाल के उसमें है। तो वहाँ पे एसआईआर का इतना ज़्यादा विरोध क्यों हो रहा है? और ये एसआईआर जो है, जो नॉर्मल मतदाता पुनरीक्षण होता है, उससे डिफर कैसे, और एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं लोग? देखिए मैम, अब एक चीज़, अगर आप एक ट्रेंड को देखें तो बहुत दिनों से इधर बीच, अगर आप पिछले 5-7 साल का देखेंगे तो हर चीज़ को लेकर लोग कोर्ट आ रहे हैं। आप किसी भी, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, आर्टिकल 324 से लेकर 339 तक, 329 तक पूरा उसके फंक्शन से लेकर उसकी ड्यूटीज और राइट्स बताए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे आज के टाइम में क्या हो रहा है कि कोई भी एजेंसी अगर काम करे तो भी लोगों को दिक्कत होती है, अपोजिशन को या जो भी है। तो कई बार मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, मैं उसका उदाहरण अभी दूंगा, बहुत सारे पॉलिटिकल स्टैंड के लिए भी लोग जो है ना उसको चैलेंज करते हैं कंसर्न कोर्ट में। और यही चीज़ आजकल शिक्षा के फील्ड में भी हो गया। कोई भी वैकेंसी आती है, पता चला वो पेपर लीक है, कुछ है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो पता चला पेटी दो, मेंस दो, इंटरव्यू दो, हाई कोर्ट दो, सुप्रीम कोर्ट दो। तो यूपी वाला, आपके सवाल का जवाब दूं, यूपी वाले में क्या हो रहा है कि जो अखिलेश यादव हैं, चूँकि इनको अभी इलेक्शन आने वाले हैं 2027 में, यूपी की विधानसभा चुनाव है, उनके अपने कुछ कोड वोटर हैं जिनके नाम कट गए। तो उसका रिड्रेसल तरीका ये है कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रतिवेदन दीजिए, वहाँ नहीं हो रहा है, फिर आप सुप्रीम कोर्ट या कंसर्न इलाहाबाद हाई कोर्ट आप जाइए। यहाँ हो क्या हो रहा है कि अब लोग जो लीगल रिकोर्स डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, उसी पे कल चीज़ें हुई है, बहुत तल्ख टिप्पणी हुई है, उस पर भी मैं आ रहा हूँ, हेमंत बिस्व शर्मा को लेकर के हुई ये चीज़। तो यूपी में जो अखिलेश यादव हैं, जो कंसर्न उठा रहे हैं कि इनके वोटर गायब हो रहे हैं या जो भी है, तो अखिलेश यादव को सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए और अब एक सॉलिड प्रूफ का, सिर्फ एलिगेशन लगा देने से, एज पर लॉ ये है कि अगर मैं आपको गलत कहूँ कि आप गलत हैं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे पे होगा कि मैं साबित करूँ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि आप गलत हैं। प्राइमा फेसी बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे पे जाना चाहिए। तो अखिलेश यादव अगर ये एक एलिगेशन लगा रहे किसी एक संवैधानिक निकाय पे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे, तो उनको बताना पड़ेगा कि ये जो कह रहे हैं वो कहाँ है। तो जैसे सर, अगर विरोधी पार्टी हैं, चलिए मान लिया कि वो आरोप लगा रहे हैं, तो अगर किसी का नाम कट रहा होगा अगर एसआईआर में, तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के कोर वोटर्स होंगे। नहीं, किसी के भी हो सकता है। हाँ, यहाँ तो बात ही नहीं हो रही। सिर्फ वो पर्टिकुलर क्यों इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? बट उनका पॉलिटिकल एडवांटेज उठाने के लिए हो सकता है कि उनको ये लगे कि भाई किसी, फॉर एग्जांपल, अगर किसी जोग्राफिकल एलोकेशन, जो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि अमेठी डिस्ट्रिक्ट है, अमेठी किसी इलाके में, पर्टिकुलर किसी इलाके में कुछ वोटर उनके कट रहे हैं, वो दिखा देंगे देखो तुम्हारे डाइट के लिए वहाँ गए, तो उसकी सिंपैथी किसी और डिस्ट्रिक्ट में वो मिल सकती है। ऐसा भी होता है। हाँ, किसी घटना का डैमेज कंट्रोल भी होता है कि आप वहाँ हुआ, जैसे कि यार अभी जैसे चीज़ें हो रही थी कि जब इंदिरा गांधी चुनाव हारी, उसके बाद, हाँ, आफ्टर इमरजेंसी, बिहार में बर्छी में घटना घटी थी, जाति अनुसूचित जनजाति, तो वहाँ वो हाथी पे चढ़ के गई, सारा कुछ। तो कई बार ना ये चीज़ें होती है कि आपको सिंपैथी गेन करनी होती है। जो घटना, कभी भी घटना का गलत ही होता है, लेकिन एक पॉलिटिकल स्टैंड भी होता है कि लोग पहुंच जाते हैं डायरेक्ट। जैसे ममता बनर्जी के एसआईआर के केस में आना टोटली पॉलिटिकल स्टैंड था, आपका आना बनता ही नहीं था। जब इवेंट की जस्टिस सूर्यकांत ने साफ साफ कहा था कि आप श्याम दीवान जैसे काबिल वकील को पेश करा रही हैं, तो आपकी ज़रूरत ही नहीं है। और जजेस समझते हैं। कल यही हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कोर्ट नंबर 1 में जस्टिस विपुल पंचोली, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस सूर्यकांत जो चीफ जस्टिस है, हेमंत बिस्व शर्मा जो सीएम है वहाँ के असम के, उन्होंने कुछ बयान दिया था मुस्लिमों के लिए, पर्टिकुलर वर्ड यूज हुआ कि मियाँ को ये समाना दो, मियाँ को वो समाना दो। कुछ असम के लोग इनको इस चीज़ को डेरोगेटरी मानते हैं। डेरोगेटरी के अलावा उन्होंने ये कहा कि चूंकि हमने वहाँ प्रतिवेदन दिया, कुछ हुआ नहीं, तो अब हम सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 वो ये बताता है कि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ तो डायरेक्ट इन्वोक कर सकता है सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन। जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कहा है कि ये जब भी इलेक्शन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों आ जाते हैं। सेम जो पीएन कुमार एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट, बहुत फेमस जजमेंट है, पीएन कुमार वर्सेस एनसीडी दिल्ली 1987, उसमें साफ साफ कहा है कि जब भी आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो या कोई भी और राइट का, तो आपके पास कॉन्करेंट जुरिडिक्शन है हाई कोर्ट का।
आप डायरेक्ट पहले वहाँ जाइए, वहाँ एग्जॉस्ट, पहले डायमेंटी वहाँ एग्जॉस्ट लीजिए, पहले वहाँ पहुँचिए, अपना प्रतिवेदन वहाँ दीजिए, नहीं हो रहा है पिटीशन फाइल करके तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट आए। ये लोग डायरेक्ट आ रहे हैं। चंद्र उदय सिंह अपियर हो, सी यू सिंह बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, उनका ये था कि जी वहाँ पे हो नहीं सकता, वहाँ फेयर नहीं हो सकता। तो ये तो जिस पे सूर्यकांत साहब ने कहा कि ये जुडिशरी को अंडरमाइन करने की बात है। अब हाईकोर्ट का अथॉरिटी को आप ये कह रहे हैं कि वो नहीं कर सकते, उन पर पॉलिटिकल दबाव है, तो ये गलत है। आप पहले हाईकोर्ट जाए, उनको रिलीफ देने से मना कर दिया। तो कई बार चीज़ें पॉलिटिकल स्टैंड भी होती है, जैसे हेमंत विश्व शर्मा के केस में हुआ। तो यूपी वाले केस में भी ऐसा है। अगर मैं ही मानता हूँ कि अगर एसआईआर को लेकर आप विरोध कर रहे हैं तो आप प्रतिवेदन दीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। अगर उन्होंने दिया है अभी प्रतिवेदन, हाँ बिल्कुल दिया है, उसको कंसिडरेशन पे है। और बंगाल वाले केस में स्पेशली ममता बनर्जी के पिटीशन पे दमासिस नायडू ने साफ कहा और उन्होंने एफिडेविट भी फाइल किया है कि आप मैं इस बात को मतलब वो कहते हैं दमासिस नायडू, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहना है कि आप आइए, अपना प्रतिवेदन दीजिए। जो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी मांग लेंगे, जो जस्टिफाइड है एज पर लॉ हम उसको रिड्रेसल करेंगे और आपके जो भी राइट्स या किसी भी मतदाता के हैं तो अगर वैलिड रीजन दिखाएंगे तो उनको इलेक्शन रोल में हम डाल देंगे नाम, कोई इशू नहीं है। तो जो लिस्ट है वो रिवाइज हो जाएगी। ओके तो ये क्या पॉसिबिलिटी है कि जब ये एसआईआर प्रोसेस हो रहा है तो उसमें कुछ न कुछ लापरवाहियां हो और किसी का गलत तरीके से नाम कट गया हो, और अगर ऐसा हुआ भी है तो वो जो मतदाता है जिसका नाम गलत तरीके से कट गया है उसके पास क्या राइट्स हैं कि वो अपना नाम फिर से जुड़वा सके? और अगर चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है उसकी बात, कि वो नहीं ये जस्टिफाई कर पा रहा है कि मैं हूँ मतदाता, और चुनाव आयोग उसको फिर से वोटर लिस्ट में नहीं डाल रहा है, तो उसके पास क्या ऑप्शंस हैं? ये जो आपके दो क्वेश्चन है कि अगर मानवीय भूल हो सकती है या नहीं, बिल्कुल हो सकती है, मानवीय भूल हो सकती है। और कई बार क्या है कि जो बीएलओ हैं, एक चीज़ और एक हार्ड सी रियलिटी है, जो बीएलओज हैं जो काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर, उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज फाइल क्या वाकई बीएलओज जो हैं उनकी संख्या कम है, उन पर कम है, वर्कलोड बहुत है। कई बीएलओज ने अलग अलग स्टेट में सुसाइड किया, यूपी में तो कई वीडियो भी वायरल हुए, बहुत सुसाइड किया, कई केसेस आए। बिल्कुल। और ये सरकार को उसमें मैं फिर से आपको जो हमारी उस स्टार्ट हुई, मैंने यही कहा था कि चुनाव आयोग के पास इतने संसाधन नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स स्पेशली इतने कर्मचारी नहीं है कि हर स्टेट पूरी इतनी बड़ी ज्योग्राफिकल डिस्टेंस को कवर करे और सारी चीज़ों को, तो राज्य सरकार से आपको मदद लेनी ही पड़ेगी। कई बार राज्य सरकार डेलिबरेटली डिले कर रही है। जैसे बंगाल में 8,000, मैं आपको जैसे बताया 8,555 लोग ग्रेड बी ऑफिसर को उन्होंने फाइल दिया ही नहीं, उनको काम ही नहीं करने दे रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट जब दिया तब जाकर उन्होंने सेम डे कहा कि आज 5 बजे करना। तो जो बीएलओ हैं जो लोकली हैं उनकी संख्या वाकई कम है, और कई बार टीचर को लगा दे रहे, कुछ होता रहा, सॉरी। तो उस चीज़ में एक पॉसिबल ये है कि मानवीय भूल हो सकती है, और किसी का नाम अगर कट जाए तो वो अब कंसर्न बीएलओ को और जो ईआरओ हैं, जो इलेक्टोरल जो डिविजनल ऑफिसर हैं, उनको प्रतिवेदन दें। नहीं होने पर डीईओ को दीजिए। वहाँ अगर नहीं हो पा रहा है तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली को भेजिए कि हमारा आपके ऑफिसर डेलिबरेटली नहीं कर रहे हैं। फिर भी अगर नहीं हो रहा है, पॉसिबिलिटी है, सरकारी महकमे में कर्मचारी गलती करते हैं, इस लेयर बाय लेयर मुमकिन है हर चीज़, कई उदाहरण है मैं दे सकता हूँ। फिर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आर्टिकल 32 या कंसर्न हाई कोर्ट जो है जहाँ पे एसआईआर हो रहा है, जैसे अभी मान लीजिए बंगाल में हो रहा है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी आ सकते हैं। बेहतर होगा, उचित बेहतर फॉरम है कोलकाता हाई कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे और भी वर्कलोड बहुत। अच्छा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जा सकते? ओके। इलेक्शन के जब भी कोई मैटर होता है तो दोनों जगह ही जाते हैं, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। ओके, ये चीज़ें बहुत क्लियर है लॉ में। और जी अगर आपका वैलिड है, सिटीजनशिप आपने वैलिड कर दी और आपने पहले चुनाव में कहीं था आपका डेटा, तो आपको आपके वोटिंग राइट, क्योंकि वोटिंग राइट भी एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्टिकल 325 में, तो आपके राइट्स का वायलेशन नहीं हो सकता है, और आप सुप्रीम कोर्ट आपके राइट्स को बहुत प्रिजर्व करेगा। तो ये चीज़ है, आप मतलब ये है कि आपको अपने ही राइट के लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ सकते हैं, और पैसे लगेंगे, सीधी सी बात है, आप वकील करेंगे। अगर आपके वकील के पैसे ना हो तो हर जगह डीएलएसए होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, हाई कोर्ट में भी होता है लीगल सर्विस अथॉरिटी, और सुप्रीम कोर्ट में भी होता है। तो वहाँ जाकर आप फ्री में एडवोकेट ले सकते हैं, वो आपके बिहाफ पे आपके रिप्रेजेंटेशन कोर्ट के अंदर पिटीशन, जो भी अप्रोप्रिएट पिटीशन होगी वो फाइल करके पहले आपको वकील के पास जाना होगा, फिर वो आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी जैसा अलाउ करे तो आप जो है जा सकते हैं। आपको अगर नहीं फाइनेंशियल कैपेसिटी अलाउ है तो एक इनकम एफिडेविट की होती है और आधार कार्ड, और उसमें उसमें देना होता है कि हमें हमारी इनकम 3 लाख से कम है, एज पर नेशनल लीगल अथॉरिटी एक्ट है 1987 का, उसके अकॉर्डिंगली आपको सेक्शन 12 में आपको जा करके डिक्लेयर करना पड़ता है कि हमारी एक फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो मुझे सरकारी वकील प्रोवाइड किया जाए। सरकारी वकील सरकार देती भी। अब उस वकील की ऊपर है कि वो पिटीशन कब फाइल करे, लेकिन लॉ का रास्ता है, लॉ में आप जा सकते हैं कोर्ट। ओके, तो एसआईआर जो होता है सर, क्या ये ज़रूरी है कि चुनाव जब नज़दीक आता है तो उससे पहले करवाना ज़रूरी होता है क्या? ये ज़रूरी नहीं होता है,
लेकिन टाइम टू टाइम ऐसा भी नहीं कि हर चुनाव के अभी भारत को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, 7वीं 8वीं बारी हो रही, जरूरी नहीं कि हर चुनाव के, हर लोकसभा चुनाव में, ऐसा भी नहीं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो नॉर्मल किया जाता है एनालिसिस, उसके अलावा ये एसआईआर क्यों किया जाता है? एसआईआर इसलिए किया जाता है, बिल्कुल जैसा आप करें, हर जगह का देखिए, चुनाव 3 तरीके के होते हैं। एक केंद्र के उस पर होता है लोकसभा राज्यसभा का, राज्यसभा का तो इलेक्शन होता ही नहीं है लोकसभा का, एक विधानसभा का होता है राज्य सरकार के उस पर, और एक होता है लोकल चुनाव जो जैसे पंचायती राज चुनाव, लोकल बॉडीज। तो हर चुनाव के लिए ज़रूरी है कि उस पर्टिकुलर चुनाव जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें वोटर कितने, एक्चुअल वोटर पता होना चाहिए आपके देश सिटीजनशिप में होना, किसके पास वोटिंग राइट है और कौन वोटिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बिहार को, ठीक है ना, और मैं दिल्ली में काम काजी हूँ, तो हो सकता है वहाँ के भी एसआईआर से मेरा नाम कट जाए, मैं दिल्ली में अगर यहाँ पे लूँ, क्योंकि इलेक्शन का बन सकता है मेरा कार्ड। तो ये भी देखता है कि कौन आदमी कहाँ का, ओरिजिनल कहाँ का और कहाँ वोटिंग कर रहा है। कि ऐसा भी हुआ है और कई नेता और कई लोग का आया कि 3 राज्य में वोटिंग बना लिए फर्जी तरीके से और हर जगह कर रहे हैं। एसआईआर इसलिए ज़रूरी है कौन आदमी का ओरिजिनल कहाँ का है, कहाँ वो वोटिंग कर रहे हैं। अगर एक आदमी माइग्रेट जॉब के सिलसिले, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बिहार का हूँ, पढ़ाई हमारी BHU बनारस से हुई है, काम मैं दिल्ली में कर रहा हूँ, तो मैं चाहता तो बिहार का तो ही मेरे पास इलेक्शन कार्ड, मैं यूपी में बना सकता था, दिल्ली में बना सकता हूँ। तो ये सूरज कुमार झा 3 जगह ना वोटिंग कर दे, इसके लिए ज़रूरी है कि एसआईआर हो कि कौन कहाँ का है और अभी कहाँ रह रहा है, वो पता होगा उसको वोटिंग राइट कहाँ एक्सरसाइज कर रहा है। क्योंकि अगर ऐसे गिनती होगा तो हम 3 जगह 4 जगह ऐसे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फेयर इलेक्शन कराना। और फेयर इलेक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट को बहुत बेहतरीन जजमेंट है, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। जब इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी थी तो उसमें 1975 का जजमेंट है कि उसमें जस्टिस के मैथुर ने साफ कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो चुनाव जो है तरीके से हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट हमेशा इस पर ममता बनर्जी वाले एसआईआर में यही कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कमीशन करने दीजिए। आपके पास ग्रीवेंसेज हो तो आप ग्रीवेंसेज को हम रिड्रेसल के लिए आपका अप्रोप्रिएट फोरम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वहाँ जाइए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि वहाँ बायस हैं, वहाँ आपकी बात नहीं सुनी है, देन आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट हर मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का और भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है, जैसे कभी सबरीमाला के जजमेंट पे अभी आने वाले हैं। हाँ, सब 9 जजमेंट। सबरीमाला का क्या पूरा मैटर है? जी मैम, और वो मैटर है साउथ इंडिया में एक तमिलनाडु में एक मंदिर है, सॉरी केरला में सब लॉर्ड अयप्पा का मंदिर है, ठीक है। वहाँ पे नियम ये था कि 10 साल से जो महिला 10 साल से बच्ची से, मतलब 10 साल जिनका मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट हो गया, 10 साल से 50 साल की उम्र की महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। ऐसा इसलिए माना जाता है जो लॉर्ड अयप्पा थे वो ब्रह्मचारी हैं, तो वहाँ पे गर्भगृह में, और बाकी जो मंदिर में आप किसी और सर्टेन पार्ट में जा सकते हैं, सर्टेन एरिया में रेस्ट्रिक्शन था। गर्भगृह में लॉर्ड अयप्पा चूंकि वो मूर्ति है, गर्भगृह है, तो वहाँ पे एंट्री नहीं हो सकती है। तो वहाँ के लिए उन्होंने जो है, फिर कुछ महिलाओं ने अपना सुप्रीम कोर्ट, वहाँ केरला हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई, उन्होंने वहाँ उनकी पिटीशन डिसमिस हो गई, रिट पिटीशन फाइल किया था। उस रिट पिटीशन पे जहाँ पर उनको रिलीफ नहीं मिला तो वो सुप्रीम कोर्ट मूव किया 2016 में। 2 साल आर्गूमेंट चला, 5 जज बेंच की जजमेंट बैठी। 2018 नवंबर में 5 जज बेंच में जस्टिस उस टाइम थे दीपक मिश्रा, DY चंद्रचूड़, खानविलकर, RF नरीमन, 4 मेल जज और 1 फीमेल जज थी। मैं इसलिए मेल फीमेल कर रहा हूँ, बता रहा हूँ उस पर इंटरेस्टिंग चीज़। और 1 फीमेल जज थी जस्टिस इंदु मल्होत्रा। चारों जजेस, 5 दोनों तरफ के आर्गूमेंट्स हुए, स्टेट के भी आर्गूमेंट्स हुए, जो वादी थी जिनका कहना था कि राइट टू जो फ्रीडम है और सारी चीज़ें हैं, 21 में हमें हर जगह जाने का अधिकार है, हर जेंडर न्यूट्रलिटी होनी चाहिए यहाँ पे, मतलब किसी एज की वजह से आप किसी को जाने से नहीं रोक सकते, जेंडर की वजह से नहीं रोक सकते, पर्टिकुलर एज की गारंटी उस वजह से पूरे आर्गूमेंट्स में। और फिर लॉर्ड अयप्पा की तरफ से के पराशरन अपियर हो रहे, बहुत सीनियर एडवोकेट जो राम मंदिर में भी अपियर हुए, जो उसमें राम मंदिर का केस हुआ, के पराशरन साहब थे, तो उनके तरफ से आर्गूमेंट्स हुए। और उसमें ये था कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हम आर्टिकल 14 में हम लगा सकते हैं कि हम किसी भी जगह के लिए, जरूरी नहीं कि इक्वलिटी के नाम पे आप हर जगह ही पहुंच जाए। फिर ये मामला उठा कि कई जगह पे, जैसे वहाँ पे मस्जिद में महिलाएं नहीं जाती, और कुछ चीज़ें कुछ जगह पे एंट्री नहीं, मस्जिद में महिलाएं नहीं जाती एकदम, हम नहीं जा सकते। अच्छा, एज पर उनके प्रैक्टिस यही है। अब उस पर मैं अभी आ रहा हूँ, उस पर बाई लॉज तो नहीं है, बाय लॉ कोई मना नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें बाय लॉ कुछ होती है, प्रैक्टिकली कुछ और होती है। तो फिर ये लोग 5 जज की बेंच बैठी, हेयरिंग होने के बाद कंट्रोवर्सी 2 साल हेयरिंग हुई, फाइनल वर्डिक्ट ये आया 4-1 के बहुमत से। बहुमत मतलब 4 जजेस जो जितने मेल जजेस थे उन्होंने कहा नहीं, राइट टू इक्वालिटी जो है आपकी है, हम मेंटेन करते हैं और आपको जाने का अधिकार, इवन के गर्भगृह में भी आप जाएंगे। यही हुआ। जो फीमेल जज थी इंदु मल्होत्रा, उन्होंने कहा कि नहीं,
एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन 14 अलाउ करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबलनेस जो है AP रॉयप्पा के जजमेंट का हवाला देते हुए कि नहीं, रीजनेबलनेस अगर है, अगर लॉर्ड अयप्पा की एक डाइटी है और उनका ये मानना है कि हम उनके जो देवता ही ब्रह्मचारी हैं, तो वहाँ पे मेंस्ट्रुएशन पीरियड ऑफ ब्लड और सारी चीज़ों को लेकर के कि हम वहाँ पे हम एंट्री बैन मतलब एंट्री नहीं होने देंगे, तो उस रीजनेबलिटी को मानते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, आप इससे कम में, और उन्होंने ये भी कहा कि आपको मंदिर आना है। और एक चीज़ और उन्होंने जो, आप अगर उनके डिसेंट ओपिनियन ये होता है जो बहुमत से अलग बोले, और उनको पढ़ा हूँ चूँकि मैं उस जजमेंट को, तो उनका ये था कि इसमें तो उन्होंने जो चैलेंज करने वाली महिला थी उनकी लोकस को ही चैलेंज कर दिया। लोकस चैलेंज मीन्स कि आप आई हैं, आप तो कोई तुम केरल की रहने वाली नहीं है। इंटरेस्टिंग बात ये भी थी। अच्छा। हाँ, तो उनका ये था कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड भी होता है। तो अगर वो केरल से नहीं भी हैं तो क्या वो तो कहीं से भी हो सकती है? बिल्कुल कहीं से भी हो सकती है, बट मोटिव देखना होता है कि क्या आप सच में जाना चाह रही थी या किसी चीज़ के लिए, क्योंकि ये भी होता है कि फंडिंग भी तो कहीं NGO या बाहरी फंडिंग भी तो नहीं, क्योंकि आपको मीडिया लाइमलाइट आना है, फंडिंग लेना हो। अच्छा। क्या पता जो लोग PIL होता है, जिसको अगर 1980 के दशक देखें तो BR कृष्णा का दौर था। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए क्या था, लोकस स्टैंडाई जो था, मतलब कोर्ट में खड़े होने के लिए किसके बिहाफ पे कौन केस लड़ सकता है, तो वो चीज़ एक दौर शुरू हुआ कि PIL बने। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई प्रदूषण हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि हमारा जो है यहाँ पे रहना जरूरी है, हम दिल्ली में बैठे भी हम यहाँ के मामले को उठा सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं लोकस स्टैंडाई। सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि आपका क्या बनता है लोकस, आप क्यों आए हो, उसको रिलैक्स किया गया। बाद में लोगों ने इसका मिसयूज करना शुरू किया। हाँ, कोई तमिलनाडु का है, वो पता चल रहा है दिल्ली में मसले पे कर रहा है, वहाँ वो फंडिंग पा रहा है, ऐसा होता है। वेल फंडेड भी हाँ एक्टिविस्ट होते हैं। कई एक्टिविस्ट पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही बोलता है कि आपका इसमें क्या रोल है और आप कहीं ऐसा तो नहीं। और फिर बाद में जब उनको पैसे मिल जाते हैं तो फिर वो कहते हैं जी हम अपने फाइल को, अपने रीट पिटीशन को हम वो करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसा हाँ, तो जस्टिस जी हाँ, अब उसमें आ जा रहा हूँ। तो नवंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 4-1 के बहुमत से कि नहीं, आप जेंडर इक्वलिटी है, नहीं आप जाइए, आपको जाने से कोई मना कर दिया। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट का डिस्पैच डायरेक्शंस वहाँ के जो लोकल पंडित हैं, डाइटी हैं, वो कहे नहीं हम नहीं अलाउ करेंगे। तो फिर वो कंटेम्प्ट में आए सुप्रीम कोर्ट कि भाई हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर केरला गवर्नमेंट को कहा कि आप जो है प्रोटेक्शन इंश्योर करेंगे, महिलाएं जाएं। फिर भी हुआ चीज़। उसके बाद 2022 में रिट वहाँ रिव्यू पिटीशन पड़ी सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 137 ये कहता है कि रिव्यू, कोई भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है उसको रिव्यू करने का जो है आप अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, अगर उसे लगता 137 2022 में पड़ा था ये। हाँ 22 में पड़ा था वो। पहले तो उसी टाइम गया था। अच्छा। मतलब सेम टाइम में, क्योंकि उसकी भी लिमिटेशन होता है 30 डेज के अंदर ही करना है। पता 22 में उन्होंने जो कहा सुनवाई क्या होता है ना, केस आप फाइल कर दोगे, आपकी क्या पता आपकी हेयरिंग पे ही ना हो केस। 22 में उन्होंने कहा हम रिव्यू हम ओपन कर रहे हैं। फिर विजय कांतावारू का जजमेंट आया और फिर इस जजमेंट और उसी टाइम सिमिलर 1-2 जजमेंट और चल रहे थे, जैसे हाजी अली जो मुंबई में है आपका, वहाँ पे, और सिद्धि विनायक पे भी कुछ सर्टेन एंट्री को लेकर के इशू था। तो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पड़ा और उसने ये कहा कि हम जो इसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन है, वो हिंदुइज्म का हो सकता है, वो क्रिश्चियनिटी का हो सकता है, वो ज्यूज का हो सकता है, इस्लाम का हो सकता है, वो हम डिसाइड करेंगे। रीज़न भाई, क्योंकि अगर आप देखें, अगर भारत के जब से आज़ाद हुआ हमारा संविधान हुआ, तो ये जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है वो लगातार होता आ रहा है। वो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट जो है चीज़ें और ना बिगड़े, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बना रहे, समाज में सौहार्द बना रहे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम अलग अलग जजमेंट्स में अलग अलग रिलीजन को डिफाइन किया। सुप्रीम कोर्ट अब ये, उनका ये कहना है कि अब हम इसी मैटर में ये मामला उठा है कि हम ये डिटरमाइन कर देंगे कि क्या क्या जो इसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन है। फॉर एग्जाम्पल अजान पढ़ा जाता है, अजान पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत है, मोहम्मद मौलाना अब्दुल बरकाती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। फिर जो है डीजे जो बजता है शादी में, अब देखे होंगे या कहीं भी, डीजे पे भी रात में 10 बजे के बाद बैन लगता है। क्योंकि अगर एक रिलीजन के लोगों का ये मानना डीजे बजाना उनका शौक है या उनकी फेस्टिवल का पार्ट है, तो बट द सेम टाइम आपको राइट टू स्लीप इन साउंड इन्वायरमेंट भी आपका भी राइट है। यानी एक ही कम्युनिटी के 2 लोगों का राइट जो है कॉन्फ्लिक्टिंग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये साफ साफ कहना है कि अब क्या होता है, कुछ लोग अजान को लेकर करते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है वहाँ पे लाउड स्पीकर को लेकर भी था, बहुत सारे जजमेंट्स उसमें हिंदू को लेकर था, मुस्लिम, बड़काती वाला जजमेंट में बताया। एक चर्च में घंटा बजता है टाइम टू टाइम, वो भी था कि आप जो घंटा बजाते हैं उससे भी कई लोगों को डिस्टर्बेंस होता है। और नमाज वाला जो केस था, आपको पता होगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी थी संगीता श्रीवास्तव, जिनके हस्बैंड अभी जस्टिस विक्रम नाथ है, नेक्स्ट CGI वही बनने जा रहे हैं 27 में। तो उन्होंने DIG इलाहाबाद को कहा था कि इनको लाउड स्पीकर उतारो। ये मामला वहीं से, या इससे पहले भी थोड़ा बहुत 1994 में पहली बार ये शुरू हुआ लाउड स्पीकर का विवाद, अब्दुल बरकाती केस।
मुस्लिमों का कहना है कि हमारे रिलीजन का एसेंशियल पार्ट है। जो जिनका नींद डिस्टर्ब होता कहता नहीं, आपका तो कहीं लिखा ही नहीं है। और आप तो अजान ही पढ़ना हो, या किसी को मान लीजिए हनुमान चालीसा, यहाँ पे धार्मिक टकराव ना हो, हनुमान चालीसा क्या ले लेते हैं, वो भी लाउड स्पीकर पे हो रहा है, तो भाई आप हनुमान चालीसा सुबह गाइए 5 बजे। किसी को हो सकता है 3 बजे ड्यूटी करके आए, वो बेचारा सो रहा हो, उसके भी राइट तो डिफर कर रहा है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है कि अब जो है चीज़ें हम हर रिलीजन का आइडेंटिफाई करके हम आपको एक सीरियल देंगे कि ये जजमेंट कौन से जजमेंट का क्या क्या, मतलब रिलीजन का क्या क्या इसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन है और क्या क्या नहीं है। क्योंकि उससे क्या होगा कि फिर आगे जो पिटीशन आएगी वो क्लियर हो जाएगा, हमारे पास एक गाइडलाइंस इशू हो जाएगी। राइट्स का मतलब वही होगा कि आपके राइट्स वहीं तक लागू होंगे जहाँ तक दूसरे का violate ना डिस्टर्ब, हो। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। और सबरीमाला पे एक चीज़ इस केस में दो इंटरेस्टिंग बात है, ये एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन जैसा कि मैं आपको बताया वो तो होना ही है इस केस में जब ओपन हो रहा है। उसमें अच्छा उन्होंने कल ही जस्टिस चंद्रचूड़ जस्टिस जो सूर्यकांत, जस्टिस विपुल एम पंचोली और बॉक्ची ने साफ साफ उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव जज दो तरीके से काम करते हैं, एक जुडिशियल साइड के काम करते हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना होता है, तो उन्होंने रजिस्ट्रार जुडिशियल को कह दिया है कि आप डेट फाइनल करिए। तो 7 तारीख से लेकर के 14 अप्रैल तक 7 दिन और 17 मतलब 2 दिन और उन्होंने शेड्यूल कर दिया है। और उन्होंने ये बता दिया कि इसके पक्ष में जो जो आर्गूमेंट करेंगे उनके लिए अलग अलग दिन फिक्स किए गए हैं, और जो विपक्ष में आर्गूमेंट उनके लिए अलग अलग दिन फाइल किए गए हैं। और हाँ, सारा कुछ शेड्यूल्ड हो गया है। 7 अप्रैल से इस पे बहस होगी। सबरीमाला में वुमेन्स की एंट्री होगी या नहीं होगी, इस बात पे फिर नए सीरियस बहस होगी 9 जज बेंच में। और दूसरा एंगल कि हर रिलीजन का जो इसेंशियल पार्ट है, कल को कोई और तीसरा आदमी किसी और रिलीजन का आएगा कि ये हमारा क्लेम है, तो इस बार सुप्रीम कोर्ट इस वाले पिटीशन में जो 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है वो डिसाइड कर देगा कि क्या चीज़ रिलीजन के इसेंशियल पार्ट है और क्या नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक, और देश के जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं उसकी हार्मनी को बनाने का एक अच्छा आएगा। लेट्स सी, अभी जजमेंट सब जुडिस, मतलब अभी हेयरिंग सब जुडिस है, 7 अप्रैल से होना है, 17 अप्रैल तक शेड्यूल्ड हो गए। जो भी आता था हम आपको अवेयर करेंगे। ओके सर, इसी से मेरा एक और भी वो आता है जहाँ पे डाटा प्रोटेक्शन लॉ एक जो है उसको लेके भी बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि आरटीआई जो फाइल करते हैं उसमें जो संशोधन किया गया है वो जो है प्राइवेसी को लेके, डेटा प्रोटेक्शन में जो भी बातें हो रही हैं वो आरटीआई को वो कर रहा है, का विरोध कर रहा है। हमारा जो राइट है इन्फॉर्मेशन लेने का, उसको मतलब उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो एग्जैक्टली क्या डाटा प्रोटेक्शन लॉ है क्या, और ये आरटीआई को कैसे वो कर रहा है? बिल्कुल, देखिए डाटा प्रोटेक्शन लॉ जो है, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन लॉ भी है 2023 का भी, और बहुत सारी चीज़ें, ये सारे इशू जो हुए ये राइट टू प्राइवेसी से इन्वॉल्व है। ये राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट था या नहीं था, इसका डिटेल वर्जन जो है, डिटेल 1954 सतीश चंद्रा के जजमेंट से लेकर के गोविंद जजमेंट और खड़ग सिंह 8 जजमेंट के जजमेंट ने सतीश चंद्रा का जो जजमेंट था उसमें कह दिया था कि जो फंडामेंटल राइट है, मैं आपको इसलिए थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड समझा दूं कि ये डिबेट वहीं से शुरू है। डाटा प्रोटेक्शन जो है प्राइवेसी से रिलेटेड क्यों है वायलेशन, उसमें कहा कि आपका जो है जो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी है वो फंडामेंटल राइट है ही नहीं। यानी स्टेट आपके पर्सनल लाइफ में कभी भी इंटरवीन कर जाए, इंटरवीन मतलब कभी भी वो आ सकता है। 2017 में कर्नाटका, मैं ये समझी नहीं सर, जब आप कह रहे कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है ही नहीं था 2017 से पहले। अच्छा, बिल्कुल नहीं था। ओके। तो 2011 में कर्नाटका हाईकोर्ट के एक जज थे, जस्टिस रिटायर्ड के.एस. पुट्टास्वामी, उनकी तरफ से एक पिटीशन पड़ी थी कि क्या हम, मतलब उनका ये था कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है या नहीं, होना चाहिए। इस चीज़ को लेकर उन्होंने पिटीशन फाइल किया, हाईकोर्ट जज थे। तो उस टाइम, उसके बाद वो केस लंबित रहा। फिर जब हेयरिंग शुरू हुई 2017 में, हेयरिंग पे आई केस। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके केस डल गया, वो डेट पे डेट लग रही है, काउंटर फाइल हो रहा है, सारा कुछ आर्गूमेंट के लिए। तो उस टाइम के अटॉर्नी जनरल थे मुकुल रोहतगी, अच्छा, जो भी सीनियर एडवोकेट है। हमें अटॉर्नी जनरल से, जो अटॉर्नी जनरल को मतलब मैं समझा दूँ, सरकार का सबसे बड़ा विधि का अधिकारी, मतलब उनसे बड़ा कोई पोस्ट नहीं होता, महान्यायवादी बोलते। उन्होंने कहा कि सतीश चंद्रा चूँकि 8 जज बेंच है, 8 जज बेंच साफ साफ कह चुके कि आपका राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट नहीं है। तो आपको अगर ये डिटर्मिनेशन करना है कि क्या प्राइवेसी लॉ और डाटा, वो भी मामला वहीं पे था डाटा प्रोटेक्शन को लेकर, तो आपको कम से कम 9 जज बेंच की बेंच बनानी पड़ेगी। तो तब के चीफ जस्टिस जो थे दीपक मिश्रा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसको जो है बेंच बैठाते हैं। फिर उन्होंने, चूंकि नियम ये होता है, जुडिशियल प्रेसिडेंट में समझा दूं, कभी भी किसी बेंच के जजमेंट को अगर आपको ओवररूल करना हो या उसकी जजमेंट को अथॉरिटी चैलेंज भी है, तो कम से कम उस जजमेंट में जो जज थे उस नंबर से ऑड नंबर लाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, हमारे अभी भारत में जो सबसे बड़ा बेंच है रहा है, जिस पे पूरा देश चल रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती। अगर आपको कल को केशवानंद भारती को चैलेंज करना उस जजमेंट को कि भाई हम उसको नहीं मानते, या सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू करे, तो एटलीस्ट आपको 13 जज वो थे, आपको 15 जजेस बैठाने पड़ेंगे। अच्छा, जिसकी प्रबल संभावनाएं हैं
कि हो सकता दो है। चीज़ें होनी ही है अभी आने वाले टाइम में। जैसे जिस दिन जस्टिस सूर्यकांत ने वो लिया था, ओथ लिया था, उस उन्होंने ही कह दिया था कि हम एनजीएससी को लेके हम रिव्यू करेंगे। एनजीएससी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जजेस की जो कोलेजियम सिस्टम भारत में जज ही जज को चुनते हैं, वहाँ ना होकर के सरकार के इंटरवेंशन होगा और एक अलग फॉर्मेट बनेगा, एनजीएससी बनेगा। तो अब चूंकि 5 जज बेंच है तो एनजीएससी को अगर आपको चैलेंज करो 7 जज बेंच है। तो डाटा वाले में फिर मैं वापस आ जाता हूँ। डाटा वाले में क्या है कि उसमें 8 जज बेंच था, 9 जज बेंच की बनी और लंबी हेयरिंग के बाद पुट्टासोमिक जजमेंट में 9-0 यानी सारे जज सहमत थे। इस बात को डिटरमाइन कर दिया गया कि जो पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी का जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स उसमें प्राइवेसी भी है, उन्होंने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल कर दिया। ठीक है। इस प्राइवेसी में आपकी फिजिकल प्राइवेसी भी है और इन्फॉर्मेशनल प्राइवेसी भी। आप कहेंगे इन्फॉर्मेशनल प्राइवेसी क्या होती है? हाँ, आपसे जुड़ी जानकारियाँ जो नहीं, कोई भी चीज़ जो आपके दिमाग के अंदर है। अच्छा जी, इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशनल प्राइवेसी। तो ये दिमाग के अंदर कैसे पता फॉर चलेगा? एग्जाम्पल कुछ आपने पढ़ा, हाँ। कुछ चीज़ें हैं, डेटा हैं जो आप सोच रही हैं, वो कहीं आपने लिखा नहीं, कुछ नहीं, वो भी प्राइवेसी है, वो भी कोई आपसे निकालवा नहीं सकता। अच्छा, जी, ठीक है। कुछ फॉर एग्जांपल आपके पास कोई लिटरेचर हो, कुछ आपकी रिसर्च हो सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो आपने बौद्धिकता से हासिल की कहीं पढ़ के या कुछ काम कर, वो भले फिजिकल फॉर्म में नहीं दिखता हो, थॉट प्रोसेस, वो भी उसका भी अधिकार आपसे कोई इंट्रोगेशन नहीं कर सकता पुलिस वाला कि नहीं तुम जो सोच रही हो वो बताओ मुझे। तो अब राइट टू प्राइवेसी, अब मैं आपके मूल क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसका मेन डिबेट आपके क्वेश्चन तक क्या था, आरटीआई 2005 में, ठीक, उसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स होते रहे। आरटीआई सेक्शन 5 और सेक्शन 7 और 8 जो चीज़ें बताती है क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकता है, क्या क्या डिस्क्लोज हो सकता है, उसमें ये देखना पड़ता है कि किस पर्सन से आप मांग रहे हैं और क्यों मांग रहे हैं, पर्पस ये। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अधिवक्ता के द्वारा आरटीआई अपने क्लाइंट के लिए वैलिड नहीं माना जाएगा। पहले करते थे, लगा देते थे, वकील साहब भी लगा रहे हैं। अब डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है, डेटा प्रोटेक्शन चूंकि राइट टू प्राइवेसी का बहुत इसेंशियल वो है, तो डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन हो चाहे फिजिकल फॉर्म में डेटा प्रोटेक्शन हो, आपको फंडामेंटल राइट को अगर वो इन्वॉल्व वो कर रहा है, ब्रिज कर रहा है, तो वो प्रोटेक्शन ही प्रिवेल करेगा। आरटीआई में कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आप उसको नहीं मांग सकते। इसको लेके अगर आपको लगता है कोई ऐसी आरटीआई पाई है, तो अपने राइट्स का, प्राइवेसी का वॉयलेशन करने के लिए आप होने के सूरत में आप कंसर्न हाईकोर्ट में 226 में रिट की याचिका लगा सकते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर ऑफिसर ही मुझसे ये इंक्लूज निकाल रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन हम दे नहीं सकते, और 32 में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो बेसिक जो डिबेट है वो ये डिबेट है कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी वर्सेज राइट टू प्राइवेसी। ये देखना पड़ेगा कि राइट टू प्राइवेसी जो है आपकी है, लेकिन कोई ऐसी प्राइवेसी तो नहीं कि जिससे पता चला आप बम बनाना सोच रहे हैं, जैसे अल्फला यूनिवर्सिटी अभी आपने देखा, बहुत सारे वाइट कॉलर डॉक्टर इन्वॉल्व हैं। अब यहाँ भी डिबेट है, जो बहुत बड़ा डिबेट अब पब्लिक डिस्कोर्स में आ रहा है कि हम नहीं जी, हम बम बनाने रहे, ये बात हम नहीं बताएंगे। तो पब्लिक तो आप वहाँ पे मॉरलिटी और प्रिवेंशन के नाम पे पुलिस अथॉरिटी या कंसर्न जो जांच एजेंसी है वो आपको यूएपीए में, एनआईए में बुक कर सकती है। वहाँ पे आप इस चीज़ का डिफेंस नहीं ले सकते, नहीं चाहिए हमारे पास राइट टू प्राइवेसी, हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। राइट टू प्राइवेसी आप वहीं साइलेंट हो जाएगा जहाँ से आपके एक्ट जो एक क्राइम के इसेंशियल इंग्रेडिएंट है, एक्टस रियस, मेंस रिया और देयर मस्ट बी एक्ट। एक्टस रियस मतलब होता है कोई काम, मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड, जहाँ आपने माइंड भी किया और उस गलत गिल्टी माइंड मीन्स कि आपके माइंड में कुछ आया, आपने उसको कुछ एक्टस रियस मतलब कुछ फिजिकल एक्ट किया। फॉर एग्जांपल मैं ये सोच रहा हूँ किसी सर्टेन आदमी को जहर दे दूँ, ये मैंने सोचा और मैं जहर की पुड़िया खरीद लिया, तो ये उसका किया मतलब सोचने पे किया, और फिर उसको पिए क्या, अच्छा अब ये पिएगा तो उसको पानी में या दूध मिला के पिला दिया, यानी तीनों हुआ, एक्टस रिया भी हुआ मतलब किया भी, देयर मस्ट बी एक्ट, और इंजरी होएगी, हो सकता है उसको कोई नुकसान हो जाए, मर भी सकता है। तो यहाँ पे प्राइवेसी को वायलेट किया जा सकता है या रोका, रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है विद पब्लिक मॉरलिटी और पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर। आपका जो आर्टिकल 25 भी है या 21 है वो रेस्ट्रिक्ट करता है हमेशा। ये आर्टिकल 19 जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, 19 क्लॉज 2 में 8 तरह के रेस्ट्रिक्शंस हैं। कंटेम्प्ट ऑफ, अब ये नहीं कि आपको राइट टू प्राइवेसी है तो किसी को गाली देते फिरेंगे, वहाँ डिफेमेशन आ जाएगा आपको। पब्लिक मॉरलिटी है, पब्लिक हेल्थ है, लॉ एंड ऑर्डर है, देश की सुरक्षा के साथ कोई देश अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उसके साथ आप कुछ गलत नहीं बोल सकते। यानी 19 क्लॉज 1 में जो आपके 6 तरह के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है जो कि डाटा एंड प्राइवेसी को प्रिजर्व करता है, उसी 19(1) एक जो 2 है, 2 से लेकर के 8 तक वो आपके रेस्ट्रिक्शंस बताता है कि क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है। उसमें बहुत तरीके का 8 तरह के अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस हैं जो आपको नहीं करने हो। तो ये जो डिबेट है कि आपका प्राइवेसी वायलेट ना हो जाए, तो यहाँ पे जो अथॉरिटी होगी, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, वो कोर्ट में ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर आदमी का मुझे फ़ोन का एक्सेस दिया मांगा जाए। सबसे पहले पुलिस जब भी आपके ऊपर तो क्राइम को रोकने के 2 तरीके, या तो क्राइम से पहले
प्रिवेंटिव मेजर्स में, कि अगर मुझे पता है कि मैडम या किसी भी व्यक्ति कोई क्राइम कर सकता है, या फिर क्राइम होने के बाद कि भाई क्राइम हो गया, जांच में पता चला अच्छा इन लोगों के सामने पता है जी, इनको पकड़ो, इन पे जांच की जाए, इनको ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसेस फॉलो करके इनको सजा दिलाया जाए, या मुझे ये पता हो कि ये आदमी प्रिवेंटिव मेजर्स, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस, आर्टिकल 22 क्लॉज 5 से लेकर 7 तक उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के बारे में बताया कि कैसे कैसे किसी, अगर मुझे रीजनेबल डिस्ट्रिक्ट या किसी एजेंसी को है कि ये आदमी देश की सुरक्षा के खतरा है, कुछ ऐसा कर रहा है जो प्रिवेंटिव वो है। जैसे कि अल्फला यूनिवर्सिटी में कई लोग ऐसे हैं जो राइसिन नाम के केमिकल बना रहे थे, उन्होंने यूज़ नहीं किया, ध्यान रहे, उन्होंने राइसिन बना ही रहे थे, उससे किसी को नुकसान नहीं हुआ, बट द सेम टाइम चूंकि राइसिन बना रहे हैं और ये राइसिन का लार्ज इम्पैक्ट हो सकता है, क्राइम में और कोई इन्वॉल्व था, उनके नाम डिस्क्लोजर्स उनका नाम है, तो उनको प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे भी उठाएगा, तो आप पे NSA UAPA अलग अलग लॉ में लग सकता है, और आपको जो ड्यू प्रोसेस है वो फॉलो होगा, वहाँ पर राइट टू प्राइवेसी का इन्वॉल्व नहीं है। मीनिंग देयर बाय कॉन्स्टिट्यूशन ही आपको बताता है कि राइट टू प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट है, वही कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि कहाँ पे ये एंड करेगा और कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक ऑर्डर प्रिवेल कराना होता है। एक लव जिहाद टर्म जो है बड़ा इस्तेमाल किया जाता है मीडिया में भी, और उसमें होता ये है कि भाई कहा जाता है कि लड़की को जो है धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया। ये धर्मांतरण जो है, ये लॉ के हिसाब से धर्मांतरण के लिए क्या कानून है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कानून बनाया है, और क्या इसके जो हैं गलत इस्तेमाल हो रहे हैं आज के समय में? देखिए, जो धर्मांतरण है वो जो राइट टू रिलीजन जो है, प्रैक्टिस रिलीजन, उसके आर्टिकल 25 से लेकर वो जो 27 के बीच में आते हैं मामले को, 25 में बहुत एक जजमेंट हुआ था, रेब स्टेनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ MP। जो स्टेनिस्लॉस थे वो ईसाई पादरी थे। कई बार क्या होता है, मैं आपको तो अपने इंडियन सोसाइटी की हार्श रियलिटी ये है कि बहुत सारे इलाके जो गांव के, चूँकि हमारा देश गांव का देश है, गांव में बहुत सारे जो सर्टेन सेक्शन के लोग हैं, वो दलित हो गए, बहुजन समाज के लोग हो गए, उनको पर्टिकुलर फैसिलिटी नहीं है, जैसे वुमेंस के लिए बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, नहाने का नहीं है, पर्टिकुलर पानी पीने की दिक्कत है, तो वहाँ उस MP में ये हुआ था, उस पर्टिकुलर दलित इलाके में जा करके वो कुछ काम कर रहे थे पब्लिक वेलफेयर के लिए। काम करने के साथ साथ वो ये भी कर रहे थे कि वहाँ पे अपना बाइबल और वो चीज़ें दे रहे थे। मैं आपको उस केस का बैकग्राउंड समझा दूँ, और फिर वो कह रहे थे कि आप ईसू करो, मतलब ईसा मसीह को नाम जापिए और पर्टिकुलर संडे को प्रे करिए और हम आपको सर्टेन अमाउंट भी देंगे। और ये बिहार में भी, MP में, छत्तीसगढ़, जहाँ भी गरीबी है वहाँ गरीबी इलाके में ये टारगेट करके करते हैं। ये ईसाइयत का प्रचार, मैं आपको इसी धर्मांतरण और धर्म उस पर जा रहा हूँ मैं। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि आपका राइट टू प्रोपेगेट रिलीजन तो राइट है आपका, अपने रिलीजन को बढ़ाने का। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कन्वर्ट करें, किसी कन्वर्जन लॉ। तो ये वहीं से डिबेट शुरू हुआ कि कन्वर्जन जो है वो आपका राइट है या नहीं। एज पर लॉ अगर आप देखें तो कन्वर्जन कोई लॉ नहीं है, कन्वर्ट आप नहीं हो सकते। कन्वर्ट एक पर्पस के लिए होया जाता है। अगर आपका किसी भी कन्वर्जन का कोई स्पेसिफिक पर्पस है कि चलो शादी के लिए हम कर रहे हैं या पैसा कमाने के लिए, मॉनेटरी बेनिफिट के लिए, वो चीज़, वो लॉ नहीं है। सरला मुद्गल जो बहुत बड़ा डिबेट अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में सरला मुद्गल और लिली थॉमस, दो जजमेंट, सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1995 के जजमेंट में साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कुछ वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से PIL फाइल करके थे सुप्रीम कोर्ट में। उसमें यह किया गया था कि जी एक आदमी एक हिंदू शादी कन्वर्ट इसलिए मुस्लिम हो गया कि उसको 4 शादी करनी है। लिली थॉमस में भी यही हुआ, हिंदू से वो मुस्लिम सिर्फ इसलिए हुआ कि उसको 4 बीवी चाहिए, क्योंकि हिंदू बायलॉज ये 4 शादियों का वहाँ बायलॉज 4 शादी है। उसमें चांद पटेल वर्सेस बिस्मिल्ला बेगम 2006 का जजमेंट है। और पहले भी उसमें मुस्लिम लॉ में सरिया आपकी इजाज़त देता है कि एक मुस्लिम एक साथ 4 शादी कर सकते हैं। 5वें जाने पे वो फासिद हो जाएगी। फासिद मतलब इर्रेगुलर मैरिज। और जो छठे या 7वें कर लोगे उसके बाद एक होती है शाहिद, मतलब जो 4 तक, उसके बाद 5वें इरेगुलर, एक होता है बातिल जो वाइड मैरिज। तो 4 तक वो सिर्फ कन्वर्जन इसलिए हुआ कि 4 तक के उसको 4 शादी करनी थी। और तो उसकी पत्नी ने केस डाला 494 IPC बाइगेमी की बात करता है कि कोई भी पति पत्नी, हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंगली कोई एक सेक्शन 5 ये बताता है इसेंशियल कंडीशन फॉर मैरिज। वो मैरिज में पहला ही कंडीशन होना चाहिए कि जो ब्राइड और ब्राइडरूम है वो दोनों, वो शादी के टाइम उसकी स्टेटस सिंगल होना चाहिए, या तो आप डिवोर्सी हो, सिंगल हो, या फिर आपकी पत्नी अगर शादीशुदा तो मर चुके हो। ठीक, उसमें वो उसकी पत्नी जिंदा थी, उसने इस्लाम मोहम्मद कुछ बन गया था नाम से, वो इसलिए किया कि उसको दूसरी पत्नी ने कैद किया और फिर उसको बाइगेमी की सज़ा में 7 साल की सज़ा हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी बाइगेमी की सज़ा को अपहेल्ड किया, कहा कि नहीं तुमको जेल जाना पड़ेगा, और कन्वर्जन को वैलिड कर दिया। अब आते हैं लव जिहाद पे, जो लव जिहाद को लेके, तो धर्मांतरण के लिए कोई कानून नहीं है। धर्मांतरण है ही नहीं पॉसिबल, मतलब कि अगर आप कर रहे हैं तो अवैध गलत, अवैध। जी ठीक। अब आ जाइए धर्मांतरण
किसी लव जिहाद की लव बात जिहाद है। वाले एंगल पे। अब क्या देखा जा रहा है सोसाइटी सर में, पहले चीज़ तो मेरा यही कंसर्न है कि ये लव जिहाद है शब्द ही क्यों इस्तेमाल हो रहा है, क्या ये वाकई ऐसा कुछ शब्द है क्या? लव जिहाद शब्द जो है इस्लाम में लोग जो हैं कुछ सेक्ट्स के लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं। ठीक, वो उनका ये है कि भाई कन्वर्ट करा के हिंदू लड़कियों को, और ये इसमें आपने देखा होगा यूपी के छांगुर बाबा थे जो पर्टिकुलर उनका ये था कि हिंदू की ब्राह्मण लड़कियों के लिए इतना पैसा, छत्तीसगढ़ वहाँ ठाकुर लड़कियों के लिए इतना पैसा, हर सेक्ट्स के हर उस कास्ट के लोगों को कन्वर्ट कराने के लिए ये मोटा मोटी इनका जो मोडस ऑपरेंडी होता है, मोडस मतलब काम करने का तरीका, वो होता है कि आप किसी भी तरीके से अपने रिलीजन के लोगों को बढ़ाओ, मतलब जो बाहर के रिलीजन के हैं जो उनको स्वेच्छा अपने से धर्मांतरण कर रहे हैं वो कर सकते हैं। उसके लॉ अलग है कि स्वेच्छा से अगर आप कर रहे हैं तो आपको कराने के बाद पब्लिक नोटिफिकेशन कराना पड़ता है कि आपको रिनाउंस करना पड़ता है कि मैं मेरा नाम सूरज कुमार झा, अगर मुझे कल को मिस्टर जॉन बनना हो तो मैं रिनाउंस कर सकता हूँ कि मैं सूरज कुमार झा अब मैं इस रिलीजन में फेथ रखता हूँ। उसके लिए पब्लिक गजेट होता है, लॉफुली प्रोसेस है, आप कर सकते हैं। जो अवैध धर्मांतरण हो रहे हैं, जो मैं आपको वही कर रहा हूँ, अब लड़के लड़कियां इंस्टाग्राम का दौड़ है, जेन जी का दौड़ चल रहा है। हो क्या रहा था कि सबको कॉलेज स्कूल में जो नए बच्चे आते हैं तो वो प्रेम भी एक जेंडर अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन भी होता है, वहाँ ये योजनाबद्ध तरीके से, जो कि आपने देखा होगा बलरामपुर के छांगुर बाबा और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो योजनाबद्ध तरीके से धर्मांतरण करवा करके उनको फिर मुस्लिम में लाना या किसी और धर्म में लाना, फिर वहाँ से उसको या तो उसको रख लेना, जो बहू की शादी करना, इधर उधर कर बहकाना, या फिर उसको वो भी करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां प्रेम में पड़ गई, अब वो शादी कर ली कहीं इधर स्पेशल मैरिज एक्ट में या उधर ही इस्लाम कबूल कर ली, उसके बाद वो चली गई वहाँ, उनको बेच दिया जाता है। कई बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, बॉडी का जो पर्टिकुलर ऑर्गन का, जैसे मैं बताया कि पेंक्रियाज निकाले, लिवर निकाल लिया, उनको पता ही नहीं चलता। केरला स्टोरी मूवी बहुत ही रियलिस्ट, इवन कि जो केरला स्टोरी मूवी का आप बैकग्राउंड देखेंगे वो हार्श रियलिटी उससे तो बहुत ज़्यादा है। वो तो मूवी में चूंकि वहाँ पे सेंसर बोर्ड है, सब कुछ है, अगर आप ग्राउंड पे देखेंगे तो केरला स्टोरी तो उससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हुई। तो धर्मांतरण को रोकने के लिए यूपी सरकार ने 2019 में कानून लाया कि अवैध धर्मांतरण आप नहीं हो सकते, हर चीज़ का एक बाय लॉ होगा। और उत्तराखंड और कई स्टेट ने अपने अपनी, चूँकि कुछ जो कंकरेंट लिस्ट होता है, समवर्ती सूची जिसको बोलते हैं, उसमें कुछ कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल को है, कुछ में स्टेट को है। तो स्टेट अपने लिए धर्मांतरण के लिए कानून बना सकता है। तो धर्मांतरण लॉ अभी ये है कि हर स्टेट अपने अपनी लॉ बना लिए। हाँ, आप उसको हिंदू मुस्लिम के एंगल पे ये कह सकते हो कि जी यहाँ पे कम्युनल हार्मनी फैल रही है, उसको आप समझिएगा एक चीज़, भारत के संसद और विधानसभा, किसी भी राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून को आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं इस आधार पे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अगेंस्ट वो आप कर सकते हैं। इसमें भी हुआ था, इसमें नोटिस इशू हुआ, सब कुछ, जो मामला सब जुडिस है। फिलहाल के वो कानून अभी वैध है, कोई स्टे भी नहीं है। सरकार चाहे तो रेगुलेट करने के लिए, ताकि इससे क्या हो रहा है, सोशल हार्मनी बिगड़ रही है। ठीक है, वो चीज़ें हो रही है। जैसे कि आपने देखा होगा पंच यात्रा के दौरान भी दुकान वालों से बोला गया कि आप अपने डिटेल, दुकान का डिटेल डालो, नाम डालोगे, सारा चीज़। मुस्लिम दुकान कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी ये घटना घटी है, 3-4 घटना घटी जो बहुत ही चिंताजनक है। अभी केरला आपने देखा होगा, स्वर्ण मंदिर में एक मुस्लिम लड़का गया और वहाँ पे वो कर रहा है, कुल्ला कर रहा है, जिसको वो कुछ पर्टिकुलर वर्ड होता है, वो कर रहा है, वजू कर रहा है, जो गलत है। अब स्वर्ण मंदिर में जा रहे हैं तो आप वजू करना मतलब तो आपने कुल्ला करना, आप पूरे पॉइंट को आप साइंटिफिक भी गलत है और रिलीजियस भी आप सेंटिमेंट है। तमिलनाडु में, वहाँ हैदराबाद में एक लड़का टॉयलेट कर दे रहा है, राम मंदिर में, अयोध्या राम मंदिर में कोई नमाज पढ़ ले रहा है। तो सर लेकिन ऐसा भी तो होता है ना, जैसे कि मंदिरों में हम अभी कई ऐसे केसेस आए, कई खबरें ऐसी आई कि मुस्लिम को जाने ही नहीं दिया जा रहा किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में। तो ये भी तो एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल मैम, बट द सेम टाइम अगर ये देखें आप, बिल्कुल जा सकते हैं, लॉ आपको परमिट करता जाने का, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं, जो मैं 3 घटना बता रहा था, हैदराबाद घटना हुई, फिर पंजाब में वो स्वर्ण मंदिर, और फिर चौथी घटना हुई है यहाँ पे गोवर्धन की, जो 84 कोस यात्रा करते ना, परिक्रमा वाला, उसमें कुछ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याज थे, पता नहीं कौन थे, वो उस पथ पे, जो परिक्रमा पथ है, वहाँ चिकन खा के, चलो आपका खाना आपका चॉइस हो सकता है, लेकिन आप फेक हड्डी रहे हो पवित्र पथ पे, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा इसलिए होता है, रोका जाता है कि अगर आप कुछ गलत प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि नमाज पढ़ लें, नमाज पढ़ना इस्लाम का एसेंशियल हिस्सा हो सकता है, लेकिन जो मंदिर में जाते हैं तब चुपचाप खड़े हो सकते हैं। हर रिलीजन का अपना महत्व है, मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आप दूसरे रिलीजन जा करके अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो ये डोमिनेंस दिखाने वाली बात होगी, तो वहाँ रिलीजियस हार्मनी जो है बिगड़ सकती है, और कई बार बिगड़ी भी है। जैसे आप टॉयलेट कर दे रहे हैं, कौन बर्दाश्त करेगा कि आप किसी के मंदिर में जाकर टॉयलेट कर रहे हो? वजू करना मतलब आप कुल्ला कर रहे हो, लिटरली कुल्ला कर रहे हो।
ना वो साइंटिफिकली ठीक है, हाइजीन कर मतलब आपने पूरी बैक्टीरिया और सवाल छोड़ा, और वो ना रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ कि रिलीजन जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अपनी जगह है, लेकिन जो मंदिर प्रशासन का मामला है, फॉर एग्जांपल जैसे आप साउथ की तरफ जाएंगे, वहाँ पे मंदिर में ये ड्रेस कोड है कि आपको पर्टिकुलर ड्रेस कोड पहनना ही पड़ेगा। पद्म सावन मंदिर पे जाएं या बालाजी पे जाएं, तिरुपति बालाजी जाएं, इवन कि आप अक्षरधाम में भी जाते हैं तो शॉर्ट्स कपड़े पहन के आप नहीं जा सकते अक्षरधाम। मेरा ये मानना है कि रिलीजन जो भी है उसके जो सेक्ट्स हैं, तो ये रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, और आपका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये आप अगर अलाउ कर देंगे हर आदमी को, तो कल को कोई, अब फॉर एग्जांपल कोई मुस्लिम के मस्जिद में जाके नमाज के टाइम हनुमान चालीसा पढ़े, तो फिर तो कम्युनल हार्मनी बिगड़ेगी, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा। और यहाँ तो भारत में धार्मिक आधार पर दंगे का इतिहास शुरू से रहा है, अंग्रेजों का टाइम से, क्योंकि उससे पहले मुगल थे, मुगल से हम अंग्रेज ने कई बार हुआ। अयोध्या मंदिर का जो डिस्प्यूट था वो इसीलिए तो था कि मंदिर था वहाँ पे, बाबर और उनके जो कोई वो आया और उसने फिर मंदिर को तोड़ के मस्जिद, और कई बार हुआ इस्लामी आक्रांताओं ने कई मंदिर तोड़े हैं। भाई आप अलग जगह भी तो बना सकते हैं, बाबरी मस्जिद के लिए आपने किया, मैं कोई डेरोगेटरी नहीं बोल रहा किसी की, आपको 5 एकड़ ज़मीन दी गई, कहाँ बना आपको मस्जिद? मंदिर छोड़ो, आप कई लोग कह रहे पब्लिक वेलफेयर के लिए चीज़ें बना लगे, अभी तक तो नहीं बनी। आपके पास वह प्रॉपर्टी इतनी है, वह प्रॉपर्टी कितने सारे टैक्स के पैसे आ रहे हैं, पैसे कहाँ गए और उसका यूज़ कहाँ हो रहा है? तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत तौर पे आप पूछें कि जो एंट्री है, एंट्री अगर किसी का एंट्री इसलिए हो रहा है कि वो आपके बेमनस फैलाएं, तो उस एंट्री को प्रशासन को रोकना चाहिए। मंदिर प्रशासन को पूरा अधिकार होना चाहिए उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, असामाजिक तत्व को रोका जाए। लेकिन संविधान में अगर आप सद्भाव के साथ किसी के साथ आते हैं, आप मंदिर आइए, आपको मना नहीं है। मंदिर पता कैसे कहाँ चलेगा सर कि कौन exactly, सद्भाव के साथ आ रहा है, बिल्कुल, कौन नहीं आ रहा है? अब जैसे कोई आया, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैं बैन के खिलाफ हूँ, मतलब बैन के पक्ष में हूँ। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आप 10 आदमी आ रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा या किसी मंदिर प्रशासन को कि 10 में 8 ठीक हैं, 2 नहीं ठीक हैं? तो बेहतर यही है कि हर आदमी अपने अपने रिलीजन बढ़े। हिंदू मैं मंदिर में ठीक हूँ, आप इस्लाम के मस्जिद में ठीक रहें, जो गिरजाघर जाना है गिरजाघर जाएं, क्योंकि आप हारमोनी के नाम पे डिसहारमोनी हुआ। और देश में ऐसा, मैं इसलिए सिर्फ हवाई बातें नहीं, बहुत सारे दंगे धार्मिक आधार पे हुए हैं। भारत वहाँ छोड़िए, भारत का जो विभाजन ही हुआ हिंदू भारत पाकिस्तान, धर्म के आधार पे हुआ। 2 अलग अलग धर्म हैं, दोनों एक कभी नहीं हो सकते, ये फैक्ट है, इसको आप एडमिट करिए। और जिस किसी को बहुत भाईचारे में यकीन हो, तो मेरे एक सजेशन ये है कि एक राहुल पंडिता है, कश्मीरी पंडित, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनकी किताब है आवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स, तो ज़रा उस किताब को पढ़ लें, फिर जो है चीज़ों को नज़रिया बदलेगा चीज़ें। कश्मीरी पंडितों का क्या बुक बताया सर आपने? आवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स, पेंगुइन की किताब है, मैं आपको दर्शकों को भी आपको शेयर कर दूंगा वो उसमें किस हालात में JKLF और जो उस टाइम की कश्मीरी पंडितों की तो का नरसंहार हुआ, और कैसे लोगों को रोड पे जलाया गया, कैसे महिलाओं के साथ आड़ी मशीन में काटा गया टीचर को, और कैसे चीज़ें हुई। तो ये कहने की बातें हैं कि रिलीजियस हार्मनी एक्चुअल पब्लिक मतलब पब्लिक डिस्कोर्स में डिस्कस करना और रियलिटी देखना बहुत फ़र्क है। और कश्मीरी पंडितों के लिए आज तक न सरकार की तरफ से कोई स्टेप्स लिए गए हैं, और ना, और वो उन्हीं के पड़ोसी थे JKLF और जो वो थे सारे कुछ जो नेता थे, किसी ने कश्मीरी पंडित की मदद नहीं की कश्मीर में। तो उनको 4 लाख कश्मीरी पंडितों को माइग्रेट करके आना पड़ा था दिल्ली और हरियाणा, कहीं कहीं जगह पर। आज भी वो उसी स्टेटस में, उनको परमानेंट स्टेटस कहीं का नहीं मिला, ना वो कश्मीर करें ना दिल्ली करें। तो ये बैन उचित है, होना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि इससे हार्मनी मेंटेन रहेगी, कम्युनल हार्मनी ना हो। इसके लिए बेहतर ये है कि हर मंदिर प्रशासन के पास अपनी जिम्मेदारियां हों, और उसको लागू कराने काम राज्य सरकार करे और उसको रोके। तो सर ये तो केसेस की बात हो गई, अब हम कोर्ट पे आते हैं। और मैंने सुना है कि पुलिस और वकीलों में कुछ खास बनती नहीं है। हाँ। इसकी क्या कारण है? बिल्कुल नहीं बनती है। वो इसलिए भी नहीं बनती है कि पुलिस जो है, जिस पर्पस के लिए पुलिस को बनाया गया, आजकल वो पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। रीज़न भाई, पुलिस, दिल्ली पुलिस का ही मोटो देखें, मोटो मीन्स उद्देश्य, उनका उद्देश्य शांति, सेवा, सद्भाव। भगवान न करे कभी आपको थाने का चक्कर लगाना पड़े दिल्ली के अंदर, हम नोएडा में बैठे दिल्ली के अंदर, आपको पता चल जाएगा शांति, सेवा और सद्भाव कहाँ पे। FIR रजिस्टर कराने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, बड़े लोगों से फ़ोन कराने पड़ते हैं, तब तो FIR। रेप के केसेस में FIR नहीं दर्ज हो रहे हैं, ये बड़ा शॉकिंग रियलिटी है।
तो पुलिस टकराव इसलिए होता है कि पुलिस के जिस पर्पस के लिए पुलिस बनाया गया, पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो प्रकाश सिंह डीजीपी थे यूपी के, उन्होंने भी दिखाया, अपने पिटीशन फाइल किया था उन्होंने, पुलिस रिफॉर्म होनी चाहिए। पुलिस में, महकमे में जो व्याप्त करप्शंस हैं, जो मॉरलिटी है, उसको देखते हुए और जिस पर्पस के लिए लाया गया था, तो वो अभी भी वो चीज़ें हैं। एफआईआर नहीं होती है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं करते हैं, कोर्ट में आते वकील सुलझते हैं। वकील अगर एफआईआर कराने थाने जाए, तो वहाँ अभी जैसे सागरपुर थाने का वीडियो लॉन्च हुआ, तो मतलब वायरल हुआ था, तो उसमें देखा गया पुलिस के बारे में, वकील के बारे में डेरोगेटरी रिमार्क दे रहे थे। एक रेप विक्टिम को धमका रहा है एसएचओ कि तुम्हारे वकील, और एसएचओ और उस केस की आईओ कि तुम्हारे वकील आता तो उसको मैं मारूंगी और सारा कुछ। तो वो रेप विक्टिम जो थी, सर्वाइवर जो थी, वो रिकॉर्ड किया। फिर पुलिस वाले पहुंचे वहाँ पे, फिर वहाँ पे धरना हुआ, सॉरी वकील पहुंचे, धरना हुआ, फिर जाके सचो तबादला हुआ। ये तो एक वीडियो था। हार्श रियलिटी और है कि आए दिन हो रहा है। अगर आप मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ 2023 का। 3 दिन बाद मैं वकील था उस केस में, विक्टिम के 3 दिन बाद कभी आज आईओ नहीं है जी, जबकि नियम ये है, जो बीएनएसएस अब आ गया है, पहले सीआरपीसी था। 154 सीआरपीसी ये कहता है कि जैसे ही आपको हीनियस क्राइम की घटना पता चले, आपको तुरंत विदाउट एनी डिले आपको एफआईआर करनी पड़ेगी। नहीं करते हैं तो आईपीसी 166A जो है, आपको पब्लिक ड्यूटी डिसओबे करने की आपको सजा हो जाएगी, जो बीएनएस हो गया। उसमें ये काम नहीं करते, ये सेटलमेंट की तरफ जाते। 3 दिन आप होता क्या, मेरे को तो इनका मोडस ऐसा है कि रेप विक्टिम ने कंप्लेन कर दी। 2 तरीके, रेप तो गलत ही है, उसको तो कौन सा, उसमें एक रेप होता है मतलब एक अगेंस्ट द विल ऑफ द पर्टिकुलर रेप, और एक होता है प्रॉमिस टू मैरिज के भी ग्राउंड पे रेप होते हैं, ठीक है। जो अब आईपीसी में सेपरेट सेक्शन 69 बना देंगे। आप कोई भी कंप्लेन, हम रेप का बता रहे हैं, कोई उसमें या कोई भी कंप्लेन में आप फाइल करते हो, आप विक्टिम हो या आपको इन्फॉर्मेंट हो, आपसे आपका डिटेल तो ऑलरेडी आपके एप्लीकेशन में है, वो क्या करते हैं, एक्यूज का भी नंबर दे दो जी, ठीक, और एक्यूज का नंबर दे दो कि एक्यूज को बुला रहे, देख भाई तेरे खिलाफ ये कंप्लेन आ गई। होता है, हर थाने के अंदर हो रहा है। मैं ब्लंटली इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैं आए दिन देखता हूँ। आप रोहिणी भी कोर्ट चले जाएं, करकटुमा कोर्ट चले जाएं, हर दिल्ली के हर कोर्ट्स में टकराव होते ही रहते हैं। अभी सेटलमेंट जो क्यों करवाया जा रहा है? एक तरीके से सेटलमेंट का जो उनका काम यह है कि कोई किसी रेप सर्वाइवर का रेप उसके साथ हुआ है, किसी महिला के साथ, नियम यह है कि उस महिला का एफआईआर महिला अधिकारी लिखेगी, सीएडब्ल्यू सेल की वो डीसीडब्ल्यू दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन्स की महिला आएगी, काउंसलिंग करेगी, और फिर उसके बाद तुरंत मजिस्ट्रेट के सामने उसकी 164 का बयान होगा, जब 183 का बयान होगा, क्योंकि लॉ चेंज हुए भी बीएनएस में हो गया, तुरंत उसको फिर स्टेटमेंट लिया जाएगा। उसको अगर वो इवन की सेक्सुअल ऑफेंसेज में महिला अगर नहीं थाने आ रही है, वो जहाँ कंफर्टेबल है वहाँ पे पुलिस वाले जाएंगे। ये एकेडमिक डिस्कशन के लिए अच्छा है प्रोविजन, लेकिन होता ठीक उलट है। अब थाने जाओ 3-3 दिन तक आपके रेप कंप्लेन नहीं करते। अब मैं बता रहा था आपको, सॉरी बीच में रह गई बात, वो आपके घर पर एक्यूज के नंबर पे फ़ोन करवा देंगे किसी का, हाँ जी तुम आज बुला लेंगे, 5 लाख 10 लाख लेके मैटर को सेट आउट कर देते। अभी मेरे पास परसों जो आया एक केस सुल्तानपुरी दिल्ली के अंदर, जो मृतक का बाप है वो दुकान चलाता है, दुकान चला के वो उसके जो कुछ कर्मचारी जो चोरी कर रहे थे उसको डांटा, तो उसके उस रिवेंज में उसने उसके बेटे को मार दिया। 8 साल से एफआईआर नहीं हुई। 8 साल से? बिल्कुल मैडम, 8 साल से एफआईआर नहीं हुई। उसमें एसएचओ इन्वॉल्व है, 2 थाने के एसएचओ हैं, सब ने एलिगेशंस हैं ऐसे, मैं नहीं कह रहा कि पैसे लिए हो नहीं हो, अब कि उन्होंने इंक्वायरी तक करना नहीं समझा। अब हमारे पास केस आया, हम उसको दिल्ली हाईकोर्ट में रेड क्रिमिनल रेड फाइल कर रहे हैं। तो पुलिस, जो आपका मेन सवाल था आपकी, पुलिस अपना काम नहीं कर रही है और पुलिस रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है। यही बात, कोर्ट में ओवर बर्डन है, जजेस की ज़रूरत है और स्टाफ की ज़रूरत है। कोर्ट अपना काम, अगर आप दिल्ली के कोर्ट के अगर मेरे से पूछे कि आपको क्या था ज़रूरत, मैं चूँकि सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी टाइम टू टाइम अपेयर होता रहता हूँ। जजेस काम करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की थोड़ी सी अभाव है, उसको अगर पूरा कर दिया जाए तो न्याय मिल रहा है। लेकिन अब यह है कि एक केस 3 साल 4 साल तक चलते, उसके कई फैक्टर्स हैं। कई बार जज साहब छुट्टी पे चले गए, कई बार सामने वाला डिफेंस काउंसिल नहीं आया, कई बार प्रोसिक्यूशन को वकील नहीं आया, कई बार जिसकी गवाही होनी थी वो नहीं आया, कई बार स्टेनो नहीं आया, जिसको टाइप करना वो नहीं आया, पता चला स्टेनो नहीं है, तो उसकी वजह से चलो जी ये तो बहुत बड़ी चीज़ है सर। अगर मतलब ऐसी चीज़ें होने की, हमारे पास केसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। हम अभी 5 करोड़ में चल रहे हैं ना, 4 से 5 करोड़ केस हमारे देश में। अगर ऐसी सिचुएशन में कि अगर एक जज नहीं आ रहा है एक दिन, तो उसके ऊपर तो कई केसेस होंगे कि उसको सुनना है, तो उस सारे केसेस रुक गए। सेम मतलब मैंने ये देखा है, मैं पढ़ भी रही थी तो उसमें ये देखा मैंने कि कोर्ट के बाहर भी सेटलमेंट कराने की कोशिश की जाती है वकीलों के द्वारा। बिल्कुल। ये क्यों किया जाता है? अगर कोई हीनियस क्राइम है तो उसमें भी कई बार कोशिश होती है कि सेटलमेंट करा दिया जाए। देखिए, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में 2017 की जजमेंट मदन लाल वर्सेस ऑफ एमपी, उसमें साफ साफ कह दिया कि रेप और कोई भी हीनियस क्राइम जो कंपाउंडेबल नहीं है, कंपाउंडेबल ऑफेंस वो होते हैं सीआरपीसी में, कुछ सर्टेन ऑफेंस की लिस्ट बनाई हुई है
हाँ, ये सीरियस और हीनियस क्राइम। सीरियस, हाँ, और सीरियस, वो सीरियस हीनियस एक ही हुआ, और सिंपल क्राइम जैसे अच्छा। चोरी हो गया, 2,000 का पर्स आपका चोरी कर लेगा, हाँ। ठीक है, कुछ छोटे छोटे अपराध, पेटी ऑफेंसेज, जहाँ पे आप क्या है, आप केस वो वापस ले सकते हो, केस विड्रॉ, कुछ केस कंपाउंडेबल, उसी को बोलते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। जितने भी सीरियस ऑफेंसेज है जो हीनियस इन नेचर है वो कंपाउंडेबल नहीं होते, वो आपको कंपाउंड नहीं कर सकते। लेकिन हर रियलिटी सोसाइटी की यही है, अभी कोर्ट में, अब मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, कोई भी जज, दिल्ली का जज है, कहीं दिल्ली के बाहर, नोएडा का जज, कोई भी, फॉर एग्जाम्पल उसके आज हम 17 फरवरी में बैठे हैं, 17 फरवरी को आज जिसके 25 केस मान लीजिए लिस्ट था, 45 केस उनको, फॉर एग्जाम्पल 45 केसेज उनको आज देखने थे, आज वो छुट्टी पे गए। ये पूरा इम्पैक्ट 45 केसेज आगे तो किसी और दिन इन्वॉल्व होंगे ना, तो एक डेट और लगा, जो चीज़ आज होनी थी वो अगले डेट पे होगी, और अगला डेट जाएगा 3 महीने बाद। दिल्ली के अंदर आप अगर मेंटेनेंस का केस डालती हैं खर्चे का, 2 डेट में साल गायब। अच्छा। हाँ, 2 डेट से तीसरा, मैक्सिमम 3 डेट में आपका 1 साल निकल जाएगा। 3 साल तो आदमी को सर्विस कराने मतलब होता है, हमने केस डाला और आपके खिलाफ डाला, तो आपको हमें कोर्ट के थ्रू पहुंचाना है जवाब, आपका एड्रेस ही नहीं मिल रहा, 4 साल से हम आपका एड्रेस ही खुजवा रहे हैं। तो हो सकता है कि यही कारण हो मेजर कि लोग कोर्ट के पास नहीं जाना चाह रहे हैं, और पुलिस शायद इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रही बिल्कुल, हो। पुलिस वाले जनरली इसी का फ़ायदा उठाते हैं, वो इसी का डर दिखाते हैं कि तू जाएगा उधर। अभी फॉर एग्जांपल मेरे नॉन के वकील साहब हैं, उनके केस में एंटीसिपेटरी बेल हमने लगवाई, ठीक है, रोहिणी कोर्ट का मैटर था। ये बेल कब लगता है सर? क्या? ये बेल कब लगता है? बेल ना 2 तरीके से लगता है। बेल जब भी, एक होता है गिरफ्तारी से पहले, उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल। जब भी आपके ऊपर ये रीजनेबल डाउट है, आपको ऐसा लगता है कि आपसे कुछ ऐसी घटनाएं घट गई हैं जिसमें गिरफ्तारी संभव है, तो उसमें आप एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं। जहाँ पे जहाँ आप रहते हो, जहाँ घटना घटी, उस सेशन कोर्ट में, ठीक, वहाँ से नहीं मिला तो हाई कोर्ट में। फॉर एग्जांपल हम नोएडा में बैठे हैं तो यहाँ सूरजपुर कोर्ट लगेगा, हम सूरजपुर कोर्ट में लगा सकते हैं, या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगा सकते हैं। उसके बाद अगर दोनों जगह से नहीं मिली, डिपेंड करता है कि क्राइम क्या है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में लग सकते हैं। एक होता है कि जब आप गिरफ्तार हो गए, उसके बाद रेगुलर बेल, फिर वो जो ट्रायल कोर्ट है, फॉर एग्जांपल चीटिंग का केस है, चीटिंग का मजिस्ट्रेट ट्रायल करता है, मजिस्ट्रेट कोर्ट में लगेगी, वहाँ से नहीं मिलेगा फिर सेशन कोर्ट में, फिर वहाँ से नहीं मिलेगा फिर हाई कोर्ट में, फिर वहाँ से नहीं मिलेगा फिर सुप्रीम कोर्ट। तो बेल देखने के लिए गिरफ्तारी से पहले एंटीसिपेटरी, गिरफ्तारी के बाद क्या रेगुलर बेल। उसी में कई बार होता है, आपने सुना होगा एंटरिम बेल मिला, पता चला आपका एंटरिम बेल मतलब किसी की बहन की शादी है, किसी के भाई की शादी है, कोई मर गया रिचुअल्स में, इस तरीके के 10-15 दिन के लिए भी हेल्थ ग्राउंड पे कई बार मिल जाती है, तो वो एंटरिम बेल बोलते हैं फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो एंटरिम सेट मिलता है। तो अगर आप कोर्ट की देखें तो दिल्ली के कोर्ट्स में बर्डन ज़्यादा है, स्टाफ अगर आ जाएं तो काम है, और कुछ फेवलेस कंप्लेन भी हो रहे हैं, जैसे लोग पर्सनल ग्रीवेंस, वो इम्यूनिटी के लिए केस लॉ का वो मतलब केस करते हैं, कुछ पैसे, अभी बहुत बड़ा गैंग दिल्ली एनसीआर में है, वो टारगेट कर, जैसे अभी आपने एक देखा होगा कि महिला का वीडियो आया कि पॉक्सो केस लगवा दूंगी, वो वायरल हुआ था, उनका कुछ क्लिप, और तो इसके पैसे हर आदमी, इस तरीके से भी एक सिंडिकेट चल रहा है जो कि गलत केस करके या फॉल्स केस करके आपसे पैसे हटने की बात, जैसे पॉक्सो के केसेज, रेप के केसेज। इसमें केसेज में फॉल्स केसेज ज़्यादा आते हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि रेप के केसेज में, तो मेरा ये तजुर्बा है कि 85% केस फॉल्स। अच्छा जी, वो फॉल्स 2 तरीके से हो सकती है। मेन विक्टिम्स हैं वो आ ही नहीं पाती हैं कोर्ट तक। नहीं, मेन विक्टिम तो कोर्ट तक तब आएंगे ना जब एफआईआर होगा, थाने से भगा दी जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा रेप नहीं हो रहे, रेप हो रहे हैं। जो एक्चुअल विक्टिम है, जिनका सच में लोक लाज भंग हुआ है, मैं यहाँ पे रेप का किसी मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं एक बात बता रहा हूँ, जो रियल विक्टिम है, जिनको होना चाहिए वो नहीं आती। एक्चुअल विक्टिम 15% है, 85% विक्टिम नहीं है। अब फिर कहेगा 85 में कौन है? 85 में मैक्सिमम वो लोग हैं जो बदला ले रहे हैं। अच्छा, तुम मेरे नहीं हुए, पता चला लड़का लड़की रिलेशनशिप में थे, लड़का की जॉब लग गई, शादी नहीं कर रहा, चलो जी प्रॉमिस टू मैरिज, शादी की झांसा दिया जी, अब नहीं कर रहा। जनरली टेंडेंसी हमारी तरफ ये है, मतलब हम सोसाइटी की, कि लड़का लड़की प्रेम में रहे, घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, किसी उसकी सरकारी नौकरी के लिए दहेज कहीं और मिल रहा है, तो उठा के प्रॉमिस टू मैरिज से केस कर दिया। कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल का अफेयर रहता है, कई बार ये होता है कि अच्छा ये वो हुआ, कई बार पैसे का मॉनिटरी होता है, कोई ये प्रॉपर एक सिंडिकेट दिल्ली एनसीआर में चल रहा है, वो उनका काम होता है, जितने भी अमीर घर के लड़के हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी एक लिस्ट बनाना, उनका फ़ोन नंबर, उनका सोशल मीडिया हैंडल देखना कहाँ पे हैं, उनको अपनी लड़कियों का एक टीम बना के उनको फॉलोअप करवाना, ओयो या बम्बल से ऐप या जितने ऐप के थ्रू सोशल मीडिया छोटे टीम, मतलब डेटिंग ऐप्स कह लो आप, उनसे वो करना, और उसके बाद उनको होटल में लेके जाना, 1-2 बार मतलब रिलेशन से फिजिकल इस्टेब्लिश करवा लेना, फिर वहाँ से 20 लाख 25 लाख का धमकी। उसमें इवन की कई एसएचओ तक इन्वॉल्व है, थाना तक इन्वॉल्व है, उसमें फिक्स है, सब कुछ फिक्स रहता है उसमें कि हाँ जी ठीक है, कंप्लेन आई, लड़की से कंप्लेन लिखवाना। अब जो अरबपति लड़का है वो अगर चला गया
तो पता चला अपनी इज्जत बचाने के लिए लाख 5-10 मतलब इसमें कम से कम 25 लाख से 50 लाख तक की चीज़ें होती हैं कि लोग ले रहे हैं और लोग दे भी रहे हैं। कई चीज़ें हो रही है, मतलब एक एक्सटॉर्शन का जरिया बन गया इस तरह का कानून। जो कानून महिलाओं के सुरक्षा के लिए होने चाहिए थे, हर्ष रियलिटी ये है कोर्ट के अंदर की। अब जज के भी हाथ टाइट इसलिए कि जज उसमें जो कि कंप्लेन है उसको तो केस सुनना ही पड़ेगा, जज इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैक्सिमम केस अगर आप रेप का देखेंगे तो कन्विक्शन रेट 10% के अंदर है, 90% लोग बरी होते हैं। अब ये बरी होने में भी आपको 5 साल का वक्त लग जाता है, 7 साल का वक्त। नियमितः ये पॉक्सो केसेज और रेप केसेज फास्ट ट्रैक केसेज हैं। फास्ट ट्रैक मतलब उसको डे टू डे हेयरिंग करके करो, लेकिन वो कहने की बात है, हो रहा है इतना ज्यादा है कि वो हो ही नहीं पाता। बर्डन इतना है, कोर्ट में स्टाफ ने हमें बताया, देखिए 3-4 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आप विक्टिम का जिसका बयान होना था वो नहीं आई, और या फिर प्रोसिक्यूशन विटनेस में जितने लोगों में फॉर एग्जांपल आईओ का बयान हो तो आईओ नहीं आया तो उसके लिए रेट लग गया। जज साहब छुट्टी पे, वकीलों के स्ट्राइक, दिल्ली या बाहर के कुछ बात हुई कि वकील का स्ट्राइक पे चलेगा। जो टाइप करेगा, क्योंकि गवाही ऐसे हाथ से तो लिखी नहीं जाती है, क्योंकि आप गवाही डिस्पोजिशन देते हो, सामने वाला वकील आपसे पूछता है, आप लिखवाते हो, पीपी लिखवाता। एक आदमी बैठ के उसको स्टेनो बोलते हैं, स्टेनो नोट करता है एक एक चीज़ कंप्यूटर में। जज साहब के पास एक स्क्रीन होती है, वो देखते रहता है, ये बोला तो ये से लिखना। तो फिर अगर क्या पता है स्टेनो छुट्टी पे है तो स्टेनो छुट्टी पे है। सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का, क्योंकि ये है तो बहुत बड़ा मैटर भाई, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आप हियरिंग बढ़ती जा रही है, कुछ तो सॉल्यूशन निकलना चाहिए। बिल्कुल सॉल्यूशन मैम ये है कि जो फॉल्स कंप्लेन है उसको लेके जो है ड्यू प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए। आपको एक कानून बनाना पड़ेगा कि मैं, नो डाउट आईपीसी में है 211 और 2187, वो अलग बात है, वो प्रूफ नहीं होता है। आपको स्पेशल लॉ अगर है, स्पेसिफिक ऑफेंस अगर हो रही है चीज़ें स्पेशल एरिया में, उसको सरकार को, राज्य सरकार हो और केंद्र सरकार हो, आपको कानून बनाते टाइम उसके दुरुपयोग करने के सिचुएशन को लिखना पड़ेगा कि अगर फॉल्स कंप्लेन हुआ तो आप उसमें 10 साल की सजा हो या 10 लाख जुर्माना हो। एक तो ये हो गया, उसमें ये पता चले, उससे आपको ये होगा कि जेन्युइननेस और फेक का अंतर पता चले। दूसरी बात जो एक और सॉल्यूशन है वो ये हो सकता है, कोर्ट स्टाफ आपको बढ़ाने पड़ेंगे। पब्लिक फंडिंग में से आपको कुछ कोर्ट बढ़ाने पड़ेंगे, ज्यूरिडिक्शन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। जैसे दिल्ली की आबादी 4 करोड़ है, उसमें 7-8 कोर्ट हैं, तो आपको बढ़ाने पड़ेंगे। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग कोर्ट के, जो अभी जैसे दिल्ली वेस्ट का डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा लंबा है, उसको आप 2 पार्ट में कर दीजिए। सर्टेन थाने को इस साइड में कर दीजिए, कुछ ऐसे कर दीजिए। एडवोकेट खूब हैं, इस पे भी एक दिक्कत है, एडवोकेट की संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है। कोर्ट स्टाफ की वैकेंसी आपको निकालनी पड़ेगी। तो ये सब सॉल्यूशन कुछ इस तरीके का जहाँ पे काम हो सकता है। और दूसरी बात, जो आपका एक सवाल था बीच में कि कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो रहा है, कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हीनियस क्राइम में नहीं होना चाहिए, लेकिन जो सिविल इन नेचर का है, जैसे बिजनेस का, पेंडिंग का, उसमें एडीआर जो होता है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और बैठ के मीडिएशन, आर्बिट्रेशन करके मैटर को सॉर्ट आउट करे। क्योंकि हर बार, जैसे फॉर एग्जाम्पल चेक बाउंस का केस, चेक बाउंस केस 2 साल की सजा उसमें एज पर सेक्शन 138 और 142, उसमें 2 साल का। आपके अगर किसी का चेक बाउंस हुआ, जितने का चेक था उसका 2 टाइम अमाउंट फाइन और 2 साल की सजा, ये लॉ है। जैसे राजपाल यादव अभी देखा होगा, आज ही रिलीज हुए हैं तिहाड़ से, चेक बाउंस का केस था, टेक्निकली उन्होंने फीस ली थी, चेक दिया, चेक बाउंस हुआ, तो उसी केस में है वो। तो उस चीज़ को आप मीडिएशन के थ्रू बैठ करके सेटल कर सकते हैं। मैट्रिमोनियल मैटर चूँकि मैं देखता हूँ, मेरा बहुत तजुर्बा है मैट्रिमोनियल मैटर में काम करने का, मैट्रिमोनियल मैटर में भी आप बैठ के काम कर सकते हैं, क्योंकि वो ईगो की लड़ाई होती है। 5 साल बाद दोनों पार्टी मैटर में एक स्थिति में पहुँचती है, 5 साल तक वो दोनों खूब कोर्ट में एक दूसरे के लिए दौड़ते हैं, दोनों अपने अपने वकील को पैसा दे के थक चुके होते हैं, कोर्ट का ईगो सेटिस्फाई हो जाता है। 5 साल बाद वो आते उसी उस पर, अगर वो 5 साल उतना बर्बाद ना करके पहले दिन ही डिसाइड कर लें, रिश्ता चल रहा है, वेल एंड गुड, नहीं चल रहा है, दोनों के एक दूसरे को रिस्पेक्ट के साथ म्यूचुअल डाइवोर्स ले लें, ज़्यादा बेहतर। अब क्या हो रहा है, महिलाएं, जो कानून बना था महिलाओं प्रोटेक्शन 498, ठीक है, वो उसमें क्या था कि भाई जो डाउरी के लिए जो वो हो रहा था, कानून थे, बचा डॉरी ना हो, ठीक है, डॉरी की डिमांड ना हो, या डॉरी डेथ 304 भी, मतलब डेथ का तो चलो अपने, डॉरी के लिए अब महिलाएं क्या कर रही हैं जी, पता चला उनको किसी वजह से कोई दिक्कत हुई, हम मान सकते हैं कि दिक्कत हुई होगी, ननद का, नंदोई का, सब को नाम दे दिया, अब सब लोग कोर्ट आ रहे हैं, पूरा परिवार। हाँ, 2014 से पहले क्या था कि मेरे पास अभी जब मैं आ रहा था, क्या मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन, अरुणाचल प्रदेश में लड़का काम करे सरकारी नौकरी में, और उसका नाम है उसमें। तो समस्या यह है कि पूरा परिवार का नाम ले लिए, और पूरा परिवार वाले में क्या दिक्कत है कि अब सब लोग बेल कराते फिर। 2014 में अरनेश कुमार का एक जजमेंट आया, जिसमें कह दिया कि मैट्रिमोनियल नेचर के केसेज में 7 साल की सजा के कम, उसमें 7 साल के उसमें आप बेल जो है ग्रांट कर देंगे। और मैट्रिमोनियल मैटर में भी डिवोर्स ज़्यादा ठीक है कि आप अगर नहीं चल रही है तो डिवोर्स हो लीजिए। डिवोर्स में भी एक देखा जाता है 7-7 साल 8-8 साल लग जा रहे हैं डिवोर्स का एडजुडिकेट करने में।
तो वो भी थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये मैकेनिज्म अगर अपनाया जाए, मीडिएशन सेटलमेंट हो, तो चीज़ें ठीक हो सकती। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो में और आपने इतनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई, इतने केस स्टडीज़ हमने साथ में डिस्कस किए, और कोई लास्ट में ऐसी टिप्स जो जनता को आप बताना चाहें? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि कोशिश करें कि लिटिगेशन से बचें। अच्छा। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि डरना है, आपको डरना भी नहीं होता है। तो मीनिंग देयर बाय कि अगर आपको कुछ इस तरीके के अगर आपके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तब तो आप कोर्ट जाएं। जहां लग रहा है कि जैसे मैट्रिमोनियल केस में, जैसे मैं आपको पहले ही बता, मैट्रिमोनियल केस में ईगो की लड़ाई होती है, थोड़ा आप झुक जाए, थोड़ा सामने वाला झुक जाए, चीज़ें बन सकती है। सिविल नेचर के केस, जमीन के जायदाद के केस में पता चला दादा केस किए, पोता तक केस रहा। मेरे पास अभी 1940 का केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चंबित है। तो ऐसे भी पता, जनरेशन बाय जनरेशन एक छोटे से टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं। मैं आपकी जनता के माध्यम से आपसे कहूँगा कि आप कोशिश करें कि मैनेज करके चले, हारमोनियसली बैठ के बात कर लें। कोर्ट कचहरी में नो डाउट आपके फैसले हक में हो सकते हैं, तो सामने वाला फिर ऊपर के कोर्ट में जाएगा। ये लंबी दास्तान चलेगी, तो उसको समय रहते ठीक कर ले, क्योंकि जिंदगी में आप बहुत सारा वक्त आप कोर्ट कचहरी, थाने, पुलिस में नहीं दे सकते हैं। तो बेहतर सजेशन ये दूंगा, ये मैं अगेंस्ट अपने लिटिगेशन जाके दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपके भले के लिए दे रहा हूँ। हाँ। क्योंकि वकील तो चाहेगा केस हो, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी लिटिगेशन बढ़े। हाँ। आप वो रहें, सब सौहार्दपूर्ण तरीके से चीज़ों को डील कर लें। ज़्यादा बेहतर है कि कोर्ट कचहरी, थाने में अवॉइड करें इस चीज़ों को जाने से, क्योंकि वहाँ बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे सूरज जी से, जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने बताया कि धर्मांतरण का मुद्दा जो है आजकल बहुत जो लाइमलाइट में है, वो किस तरीके से, उसके लिए क्या लॉज हैं, और सबरीमाला केसेस पे हमने बात की। SIR जो बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है इस वक्त, वो उसका क्या प्रोसेस है और क्या क्या चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही हैं, कई और मुद्दों पर हमने बात की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ जानने और समझने को मिला होगा। हम फिर किसी और मेहमान के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।